नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी साथियों का इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म आई विक्ट्री एजू हब पर। राजस्थान वीडियो मेंस एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट क्लास संपूर्ण राज्य व्यवस्था। राजस्थान की राज्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण रोल होता है हर एग्जाम के अंदर और काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी आते हैं। तो मैं आपको इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि आप अगर इस क्लास को देख के जाते हैं तो आपको निश्चित रूप से फायदा होने वाला है। आपको क्वेश्चन सीधे के सीधे डायरेक्ट आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो इसलिए आप इस क्लास को जरूर पूरा देख के जाइएगा और अपने साथियों तक भी इस क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस क्लास को इस हिसाब से डिजाइन किया गया है कि जिससे कि आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो और जितना हो सके कम समय के अंदर अधिक लाभ आप तक पहुंचाया जा सके, मतलब शॉर्ट तरीके से समझाने की कोशिश की गई है। तो चलते हैं, यह एक रिवीजन क्लास है। मैं आपको फिर बता देता हूं, वीडियो क्लास के लिए तो वीडियो एग्जाम के लिए तो यह क्लास इंपॉर्टेंट है ही। उसके अलावा भी राजस्थान की अगर आप कौन सा भी एग्जाम देने जा रहे हैं, स्टेट पॉलिटी है, राजस्थान की पॉलिटी है, तो इस क्लास को आप जरूर देख के जाइएगा, जिससे कि आपको सीधा सीधा डायरेक्ट फायदा होने वाला है। चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले समय में आपको जितनी भी क्लासें हैं उन सभी क्लासों का भरपूर फायदा भी मिले। और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। देखिए, आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हम राज्यपाल भी पढ़ेंगे, मुख्यमंत्री भी पढ़ेंगे, महाधिवक्ता, आरपीएससी, वो सब संपूर्ण टॉपिक को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। जितना हो सके कम समय के अंदर अधिकतम टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे, शॉर्ट तरीके से रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। ज्यादा हम डिटेल में जहां जहां जरूरत होगी डिटेल में जाएंगे, और हो सकता है जितना हम कम समय के अंदर ये क्लास कंप्लीट करने की कोशिश करने वाले हैं। देखिए, आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, वीडियो के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब एग्जाम ये एग्जाम नजदीक है, इसलिए इसमें तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी वाले क्लास में भी आप बाकी परीक्षा की अगर तैयारी कर रहे हैं तो वो भी आप इसको देख के जरूर जाइएगा। चलेगा, अगला स्टार्ट करते हैं राज्यपाल टॉपिक। सबसे पहले देखिए, राज्यपाल सबसे इंपॉर्टेंट राज्यपाल वाला संविधान के भाग 22 है। 22 में से भाग ध्यान रखना, भाग 6 के अंदर, कौन से भाग 6 के अंदर, 6 के अंदर राज्यपाल का वर्णन कर रखा है। जिस प्रकार से केंद्र में एक राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार से राज्य के अंदर भी एक राज्यपाल होता है। जहां वहां पर पूरा का पूरा प्रशासनिक ढांचा मान सकते हैं, कार्यपालिका संबंधित पूरे के पूरे कार्य केंद्र में राष्ट्रपति के नाम पे किए जाते हैं, उसी प्रकार से राज्य के अंदर पूरे के पूरे कार्यपालिका संबंधित कार्य है वो राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। वैसे मोटा मोटा अगर देखा जाए, जिस प्रकार से केंद्र में राष्ट्रपति भूमिका निभाता है, उसी प्रकार से राज्य के अंदर राज्यपाल भी भूमिका निभाता है। अब देखिए, सबसे साथ साथ में हम अनुच्छेद भी देखने वाले हैं। वैसे अगर देखा जाए तो 153 से लगाकर 237 तक अनुच्छेद इसके अंदर आते हैं, लेकिन मैंने जितने भी राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद बन सकते हैं, यानी कुछ जो एक्स्ट्रा भी है उनको भी शामिल कर लिया गया है। यानी कि जहां कहीं भी अगर राज्यपाल का नाम है, उस अनुच्छेद को भी इसके अंदर शामिल किया गया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले है अनुच्छेद नंबर 153। देखिए, इसके अंदर यह लिख रखा है, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। बात किसमें लिख रखी है? 153 में राज्यपाल की। लेकिन इसी 153 के अंदर एक बात यह भी लिखी रखी है, 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल एक को ही बनाया जा सकता है। देखिए, 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल बनाया जा सकता है। 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा यह बात बाद में जोड़ दी गई थी, ठीक है ना। तो वो भी 153 के अंदर ही लिख रखा है, मतलब 2 राज्यों का एक राज्यपाल बनाया जा सकता है। अगर ऐसा कथन आ जाए तो वो कथन एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 153 के अंदर प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, लेकिन 153 के अंदर ही 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा यह बात भी जोड़ दी गई थी कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल को बनाया जा सकता है। अनुच्छेद नंबर 154 देखिए, कार्यपालिका शक्तियां, राज्य के अंदर जितने भी कार्य होने वाले हैं, जितने भी प्रशासनिक कार्य हैं, वो सिर्फ राज्यपाल के नाम से ही होंगे। कार्यपालिका संबंधित जितने भी कार्य हैं वो सब के सब राज्यपाल के नाम से होते हैं, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 155, मैं थोड़ा स्पीड से चल रहा हूं क्योंकि टॉपिक थोड़ा ज्यादा है, इसलिए कोशिश करते हैं कम समय के अंदर थोड़ा ज्यादा हो जाए। अब देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति। देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति है ना,
किस अनुच्छेद में लिख रखा है? 155 में। आपको यह पता होना चाहिए अनुच्छेद नंबर 155 के अंदर राज्यपाल के नियुक्ति से संबंधित है, और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, यानी कि राष्ट्रपति करता है। ठीक है ना, यह बात आपको पता होनी चाहिए। 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति प्रेसिडेंट करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। अगला देखिए अनुच्छेद नंबर 156 है, अनुच्छेद नंबर 156 जिसमें कार्यकाल है। भाई क्या है? कार्यकाल। देखिए राज्यपाल का वैसे कार्यकाल देखा जाए तो राष्ट्रपति के प्रशांत पर्यंत है, क्योंकि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं और ये राष्ट्रपति के प्रशांत पर्यंत ही अपने पद पर बने रहते हैं। वैसे इनका देखा जाए सामान्य तौर पर अगर देखा जाए तो 5 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। कितना? 5 वर्ष। और अगर प्रश्न में ऐसे भी आ सकता है राष्ट्रपति के प्रशांत पर्यंत, तो वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी एकदम सही है। अगला देखिए अनुच्छेद नंबर 157 योग्यता। क्या योग्यता होनी चाहिए? किस व्यक्ति को हम बना देंगे? तो देखिए योग्यता में एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है ना, भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए, ये तो होनी चाहिए भाई, ठीक है ना, भारत का नागरिक 35 वर्ष उम्र उसकी होनी ही चाहिए। ठीक है ना, ये बात तो इंपॉर्टेंट है भाई, योग्यता में आपको ध्यान होनी चाहिए। उसके अलावा शर्तें में आप देख सकते हैं वो किसी भी विधानमंडल या फिर संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। इंपोर्टेंट यह भी है कि लाभ का पद पर भी नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर भी नहीं होना चाहिए। और संसद के किसी भी सदन, चाहे लोकसभा है, चाहे राज्यसभा है, विधान मंडल के अंदर चाहे विधानसभा है, चाहे विधान परिषद, इसमें किसी का भी सदस्य नहीं होना चाहिए। तो ठीक है ना। उसके अलावा शर्त में आप देख सकते हैं जब तक राज्यपाल अपने पद पर रहेगा तब तक उसके कार्यकाल में जो भी कार्य किए गए वो कार्य अवैध नहीं माने जाएंगे। जब तक वो अपने पद पर हैं उसमें कोई भी अलाभकारी परिवर्तन भी नहीं किया जा सकता। उनके जो भी वेतन भत्ते वगैरह वो सब मिलते रहेंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए भाई। ठीक है ना, तो ये यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए। 153 राज्यपाल है, 154 राज्यपाल में कार्यपालिका शक्ति, जितने भी राज्य के अंदर कार्यपालिका संबंधित कार्य हैं वो राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। 155 के तहत 156 के तहत कार्यकाल 5 वर्ष है। 157 इनकी योग्यता भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए। 158 शर्तें हैं संसद विधानमंडल में से किसी का भी सदस्य नहीं होना चाहिए, लाभ का पद पर नहीं होना चाहिए। यह भी आप ध्यान रखिएगा मानसिकत ऐसा वैसे ऐसा भी होना चाहिए, दिवालिया नहीं होने चाहिए, मानसिकत विकृत भी नहीं होना चाहिए। ये इन शर्तों में आप ध्यान रख सकते हैं, मोटा मोटा आइडिया, लेकिन ऐसे व्यक्ति भी ऐसे बनाया भी नहीं जा सकता। ठीक है ना, चलेगा अगला लेते हैं। अब देखिए अनुच्छेद नंबर 159 शपथ है भाई। अब देखिए राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा? देखिए 159 में शपथ है और शपथ राजा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। हालांकि नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, इनको शपथ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। हालांकि मुख्य न्यायाधीश अगर नहीं दिलाने चाहे तो उनके द्वारा अगर कोई अधीनस्थ, उनके द्वारा कोई कर्मचारी को अगर नियुक्त किया जाता है या फिर अधिकारी नियुक्त किया जाता है तो वो भी दिला सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए अनुच्छेद नंबर 161 में है राज्यपाल के समाधान की शक्ति। जिस प्रकार से राष्ट्रपति की समाधान शक्ति है उसी प्रकार से राज्यपाल की भी समाधान शक्ति है भाई। किसके अंदर? अनुच्छेद 161 के अंदर। अनुच्छेद 160 के अंदर राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन का वर्णन कर रखा है। राज्यपाल के जो भी कर्तव्य होंगे उनका किस प्रकार से उनका निर्वहन किया जाना चाहिए, उनको किस प्रकार से क्या क्या करना चाहिए, वो सब का सब वर्णन 160 के अंदर कर रखा है। उसके अलावा 163 में राज्यपाल की शक्तियां, देखिए इनमें शक्तियां विवेकाधिकार भी शक्तियां हैं, विवेकाधीन शक्तियां भी हैं, और क्षेत्राधिकार और कार्यपालिका से संबंधित शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, विधेयक से संबंधित शक्तियां, धन विधेयक, इन्हीं की अनुमति के बगैर पास भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी आप पता था 163 के अंदर राज्यपाल की शक्तियों का वर्णन कर रखा है। अनुच्छेद नंबर 164 ये ध्यान रखना, ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट है भाई, स्टार लगा देना, ये पर्सन कई बार आ चुका है। अब देखिए मंत्रिमंडल है ना, मंत्रिमंडल देखिए मंत्री व्यक्तिगत रूप से, देखिए 3 तरीके से प्रश्न आता है। एक तो पूछता है जो भी मंत्री बनते हैं राज्य के अंदर वो मंत्री व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगर सामूहिक रूप से पूछा जाएगा तो विधानसभा के प्रति। अगर राजनीतिक रूप से पूछा, यहां पर राजनीतिक नहीं लिख रखा है लेकिन मैं आपको बता दूं, देखिए 3 तरीके से प्रश्न आता है। मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? तो राज्यपाल के प्रति। मंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? तो विधानसभा। और मंत्री राजनीतिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? तो आप बताना मुख्यमंत्री। ठीक है ना, तो आप ध्यान रखना, यहां पर लिख ही लेना राजनीतिक रूप से, है ना, राजनीतिक रूप से
तो यहां पर ध्यान रखना सीएम के प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। तो तीनों प्रश्न आपको याद रखना, ये कई बार पूछा भी गया है कि मंत्री व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी, सामूहिक रूप से विधानसभा और राजनीतिक रूप से सीएम के प्रति उत्तरदायी होते हैं भाई। लेकिन आपको ध्यान रखना है, शपथ हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिला सकता है, दिलाता है भाई। अगर वो नहीं दिलाए तो कोई उसके समकक्ष वो खुद अगर किसी अधिकारी को अगर स्थापित करे या फिर बता दे तो वो दिला सकता है। नियुक्ति इनकी राष्ट्रपति करते हैं, और उसके अलावा तो ये मैंने आपको ये बता दिया। अब चलें अगले, चलते हैं आगे और चलते हैं, थोड़ा स्पीड में चलते हैं भाई। डिवीजन क्लास है, आप मान के चलेगा, इसलिए आप देखिए अनुच्छेद नंबर 165। अब देखिए यहां पर है अनुच्छेद नंबर 165 है, वो है राज्य का महाधिवक्ता। राज्य का महाधिवक्ता राज्य का जो सलाह देता है ना भाई राजनीतिक दृष्टि से, आप मान सकते हैं राज्य का सबसे बड़ा वकील यही होता है। सरकार को अगर कुछ भी वकील से संबंधित या फिर कानून से संबंधित कुछ जानकारी अगर लेनी है सरकार की तरफ से, सरकार को अगर चाहिए तो फिर यही व्यक्ति दिलाने वाला है। कौन? राज्य का महाधिवक्ता। और इस व्यक्ति की नियुक्ति कौन करता है? इस व्यक्ति की भी नियुक्ति कौन करता है? गवर्नर करते हैं भाई, राज्यपाल करते हैं भाई। गवर्नर ही राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भी करते हैं। आगे देखिए अनुच्छेद नंबर 166। अब देखिए अनुच्छेद नंबर 166 में राज्य की सरकार के कार्य संचालन के नियम दे रखे। राज्य के अंदर जो कार्य है उनका संचालन किस आधार पर किया जाएगा, वो सारे के सारे नियम है वो 166 के तहत दिए गए। 167 कई बार पूछा भी गया है यह अनुच्छेद कि देखिए मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होता है कि हर 10 दिन 15 दिन के बाद में वो राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था, वो जो भी राज्य के अंदर जितने भी प्रशासन से संबंधित पूरी जानकारी है वो राज्यपाल महोदय को क्या कराए, अवगत कराएं। तो ये अनुच्छेद नंबर 167 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। कई बार ये पूछा भी गया है, इसलिए ये तो अनुच्छेद आपको याद होना चाहिए कि कौन सा वो अनुच्छेद है कि मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य या फिर दायित्व बनता है कि वो अपने राज्य की प्रशासन की जानकारी राज्यपाल को दे। तो ये अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद नंबर 167 है भाई। कौन सा है? 167 है। चलिए यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगला चलते हैं अनुच्छेद नंबर 168। अनुच्छेद 168 है ना, देखिए विधानमंडल है इसके अंदर। थोड़ा स्पीड में है भाई, स्पीड में इसीलिए चल रहे हैं क्योंकि ये रिवीजन क्लास है। मेरा मकसद है कि आपको ये पूरा का पूरा एक बार रिवाइज करवा दिया जाए, ठीक है ना। और अभी भी मैं आपको बता दूं, अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने मित्रों तक इस क्लास को जरूर पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। अधिकतर विद्यार्थी जो कि पढ़ने वाले हैं उनको वहां पर आप जोड़ सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पर। अब देखिए अनुच्छेद नंबर 168 के तहत विधानमंडल है भाई। अनुच्छेद 168 में विधानमंडल है, और विधानमंडल में ध्यान रखिएगा एक तो राज्यपाल, एक विधानसभा और एक विधान परिषद, तीनों से मिलकर बनता है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा उस सब केंद्र के अंदर संसद बनती है, जैसे कि प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों से मिलकर बनती है। उसी प्रकार से राज्य के अंदर जो विधानमंडल है वो राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, इन तीनों से मिलकर बनता है। 168 के तहत अनुच्छेद याद होने चाहिए क्योंकि आजकल अनुच्छेद से सीधा डायरेक्ट प्रश्न आने लग गया। अनुच्छेद नंबर, अब देखिए अनुच्छेद है अगला 171। बीच में क्यों छोड़े? तो देखिए बीच वाले काम वाले नहीं है, उसको मैंने छोड़ दिया है, सीधा डायरेक्ट हम वहीं चल रहे हैं जो अपने काम का है, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 171 जहां जहां, अब ये कौन सा है? देखिए हम राज्यपाल वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं, जहां जहां राज्यपाल की भूमिका है वही अनुच्छेद हमने इसमें लिए। अब देखिए अनुच्छेद नंबर 171 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि विधान परिषद का जो संरचना है उसके अंदर ध्यान रखना, जो विधान परिषद होता ना, उस विधान परिषद के अंदर 1/6 सदस्यों का जो मनोनीत है वो कौन करते हैं? राज्यपाल महोदय करते हैं। तो देखिए एक तो कला, एक साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता आंदोलन। देखिए वो राष्ट्रपति वाला जो राज्यसभा के अंदर ये सहकारिता आंदोलन से संबंधित नहीं है क्योंकि वहां पर 12 सदस्य मनोनीत करता है राष्ट्रपति, लेकिन वहां पर सहकारिता आंदोलन नहीं है। लेकिन राज्यपाल के अंदर जो मनोनीत करते हैं विधान परिषद के अंदर, वहां पर सहकारिता आंदोलन से संबंधित हो सकता है, मतलब यहां पर है ये, ठीक है। तो अब आपको इतना ऐसा ही ध्यान रखना है। वैसे इसका मैं पूरा आगे अपना विधानसभा वाला भी आ रहा है तो उसको भी हम देख लेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना राज्यपाल महोदय 1/6 सदस्य विधान परिषद के अंदर मनोनीत करता है,
ठीक है ना, 1/6, क्योंकि पूरा अगर जितने भी विधानसभा के अंदर जितनी संख्या होती है उसका 1/3 तो विधान परिषद बनता है। अब 1/3 जितने होंगे उसमें से 1/6 सदस्य है वो विधान राज्यपाल महोदय है वो इसके अंदर मनोनीत कर सकते हैं। तो ये हो गई विधान परिषद के बारे में जानकारी। अब देखिए अनुच्छेद नंबर 174, देखिए अनुच्छेद नंबर 174 इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। 174 के अंदर ये कहा गया है सत्र को आहूत करना, सत्र बुला सकता है, सत्र अवसान कर सकता है, विघटन कर सकता है, लेकिन सत्र स्थगन नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूं स्थगन शब्द यहां पर नहीं है भैया, ठीक है ना, स्थगन शब्द नहीं है। और वो यही प्रश्न बार बार देख के थे पूछता भी है, स्थगन यहां पर नहीं है। सत्र आहूत कर सकता है, सत्र अवसान कर सकता है, सत्र को विघटन कर सकता है, कौन, राज्यपाल, ठीक है ना, लेकिन यह स्थगन शब्द नहीं है। प्रश्न यही आता है कि क्या स्थगन कर सकता है, नहीं कर सकता है, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबका, चलिएगा आगे चलते हैं। थोड़ा स्पीड तो है भाई, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिएगा, कम समय में अधिकतम टॉपिक क्लियर हो तो अच्छी बात है भाई, नहीं तो फिर टॉपिक छूटने का भी रहता है। चलिएगा अगला लेते हैं, अनुच्छेद नंबर 175, अनुच्छेद नंबर 175 सदनों में अभिभाषण व संदेश भेजने का अधिकार। देखिए राज्यपाल महोदय का यह भी अधिकार होता है कि दोनों सदनों के अंदर वो अभिभाषण दे सकता है या फिर संदेश भेजने का भी अधिकार रखता है, ठीक है। और अनुच्छेद नंबर 176 के अंदर विशेष अभिभाषण, यानी कि विशेष अभिभाषण भी देता। कई बार ऐसा होता है ना, चुनाव होने के तुरंत बाद में जब भी विधानसभा की जो पहला सत्र होगा उसमें विशेष अभिभाषण भी होता है भाई, और हर साल जब भी सत्र स्टार्ट होता है उसमें भी पहला अभिभाषण होता है इनका, किसका, राज्यपाल महोदय का। तो विशेष अभिभाषण का भी इनका अधिकार है, अभिभाषण संदेश भेजने का भी अधिकार है, किनका, सब किसका अधिकार, हम किसका टॉपिक पढ़ रहे हैं, गवर्नर यानी कि राज्यपाल, राज्यपाल का ये भाई अधिकार है, ठीक है ना, ठीक है। अगला देखिए 192 मैंने कहा ना जितने भी अनुच्छेद बन सकते हैं, वैसे तो इसका स्टार्ट तो 153 से लगभग 237 के आसपास बनते हैं अनुच्छेद, है ना, राज्यपाल से संबंधित। तो देखिए महत्वपूर्ण सभी आ रहे हैं। निर्वाचन आयोग के परामर्श से किसी भी सदस्य की अयोग्यता, देखिए कोई भी अगर सदस्य है विधानसभा के अंदर, कोई भी सदस्य चुन के आया है और उसकी अयोग्यता का अगर करना है, अयोग्यता सदस्य की अगर अयोग्यता निश्चित करनी है तो फिर निर्वाचन आयोग से क्या करेगा, सलाह या फिर परामर्श लेंगे, कौन, राज्यपाल महोदय, और उसके बाद में क्या की जाएगी, उस सदस्य की अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो यह अनुच्छेद नंबर 192 के तहत। देखिए प्रश्न ऐसा आता है कि राज्यपाल किससे परामर्श करके सदस्य की अयोग्यता निश्चित करेंगे, तो ध्यान रखना निर्वाचन आयोग से वो सलाह करके। ऐसे प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, क्या हाई कोर्ट से, क्या सुप्रीम कोर्ट से, क्या राष्ट्रपति से, तो भाई ध्यान रखना यहां पर निर्वाचन आयोग है। अब देखिए अनुच्छेद नंबर 200, अनुच्छेद नंबर 200 में यह लिख रखा है विधेयक पर सहमति। देखिए कोई भी विधेयक पास होता है राज्य के अंदर, देखिए धन विधेयक तो वैसे भी राज्यपाल की अनुमति के बगैर नहीं आता है, पहले राज्यपाल की अनुमति होती है तो ही विधेयक विधानसभा के अंदर धन विधेयक रखा जाता है। उसके अलावा ध्यान रखना साधारण विधेयक है वो पास हो सकते हैं, लेकिन बाद में राज्यपाल के पास ही जाते हैं, अंतिम हस्ताक्षर राज्यपाल के होने के बाद में ही वो अधिनियम बनता है ना, पहले विधेयक होता है, जब तक राज्यपाल महोदय साइन नहीं करते हैं तब तक वो कानून नहीं बनता है। तो ध्यान रखना विधेयक पर सहमति के लिए उसके पास, राज्यपाल के पास ये अधिकार होता है, वो चाहे तो उसके पर सहमति दे दें, वो चाहे तो रोक भी सकते हैं, वो चाहे तो पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, और वो चाहे तो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित भी रख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं भेजा जाता है, ध्यान रखिएगा। क्यों नहीं भेजा जाता, क्योंकि वैसे भी भाई साहब धन विधेयक है वो पहले से ही राज्यपाल की अनुमति से ही विधानसभा के अंदर रखा जाता है। देखिए अनुच्छेद नंबर 217, तो ये इसमें ध्यान रखना, इसमें आपको मैंने बता दिया। अब देखिए अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति द्वारा परामर्श लेना। देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति द्वारा परामर्श लेना। हाँ भाई परामर्श, हालांकि उच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, इन सब की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति के ही करता है, लेकिन उसके अंदर राज्यपाल महोदय भी सलाह दे सकते हैं भाई, 217 के तहत सलाह दे सकते हैं। हालांकि हाई कोर्ट के जो भी मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश हैं, उनको शपथ दिलाने का कार्य राज्यपाल महोदय ही करते हैं, हालांकि नियुक्ति उनकी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और इसके अंदर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जब नियुक्ति होती है उसके संबंध में जो परामर्श है या जो सलाह है या फिर परामर्श है, अब वो
दे सकते हैं, अपने विचार राष्ट्रपति के पास दे सकते हैं, राष्ट्रपति इनको पूछ सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई कानून नहीं है, ऐसी एक परंपरा चली आ रही है भाई, ठीक है। वैसे इसमें लिख भी रखा है 217 के अंदर, तो ये तो एक तरह कानून का ही रूप देख लीजिएगा। इस 217 के अंदर ये बात तो लिख रखी है, परामर्श ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना परामर्श यहां पर कहीं पर ऐसा नहीं लिख रखा है कि बाध्य है, बाध्य ऐसी कोई सलाह के लिए नहीं लिख रखा है। चलेगा, आगे लेते हैं अनुच्छेद नंबर 201। देखिए 200 के तहत राष्ट्रपति के लिए भी आरक्षित कर सकता है, मैंने अभी बोला था, ठीक है। अब देखिए कोई विधेयक हो सकता है, राज्यपाल महोदय अगर अनुच्छेद 200 के तहत कोई ऐसा विधेयक था, उस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दिया, तो भाई साहब राष्ट्रपति भी उसके ऊपर कुछ न कुछ प्रतिक्रिया देंगे। तो देखिए जो राज्यपाल द्वारा विधेयक राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किया गया था, उस विधेयक पर, आरक्षित विधेयक पर प्रतिक्रिया कौन देंगे? राष्ट्रपति महोदय देंगे। इसके ऊपर कौन देंगे? प्रेसिडेंट देंगे, राष्ट्रपति देंगे, ठीक है ना। जो राज्यपाल ने 200 के तहत राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किया था, वो 201 के तहत राष्ट्रपति उस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे, बाध्य नहीं है। वो चाहे तो दे सकते हैं सहमति, वो चाहे तो रोक सकते हैं, वो चाहे तो वापस भेज सकते हैं पुनर्विचार के लिए, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा विशेष तौर से। अब देखिए अध्यादेश, अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश, जिस प्रकार से 123 के तहत प्रेसिडेंट केंद्र में अध्यादेश लाया जा सकता है, उसी प्रकार से 213 के तहत राज्य के अंदर भी अध्यादेश लाया जा सकता है। अब अध्यादेश क्या मतलब? अब भाई जब हो सकता है संसद का सत्र या फिर विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा, संसद का नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति ला सकते हैं। तो राज्य के अंदर अगर कोई सत्र नहीं चल रहा है विधानमंडल का, जहां विधान परिषद हो, विधानसभा दोनों हो सकते हैं, विधानसभा का अगर सत्र नहीं चल रहा है और परिस्थिति ऐसी बन गई है कि वहां पर कोई कानून लाना पड़ेगा, तो उस स्थिति में राज्यपाल महोदय राज्य के अंदर एक अध्यादेश जारी करके उसको कानून एकदम बना सकते हैं। कम टाइम के अंदर अध्यादेश जारी करके हाथों हाथ उसका कर सकते हैं भाई। लेकिन उस अध्यादेश को जैसे ही वापस संसद या फिर आप बोल सकते हैं राज्य के अंदर है, तो फिर विधानसभा का सत्र स्टार्ट होगा, तो वहां पर वो अध्यादेश वापस विधानसभा के अंदर पास भी होना चाहिए। अगर पास नहीं होगा तो फिर वापस वो समाप्त भी हो सकता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा विशेष तौर से। अब देखिए अनुच्छेद नंबर 233, अनुच्छेद 233 के तहत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। देखिए जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो गवर्नर करते हैं भाई। कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। ध्यान रखना, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश, उन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं, लेकिन जो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो राज्यपाल महोदय करते हैं। तो ये आपको इंपोर्टेंट ध्यान रखना। उसके अलावा देखिए अनुच्छेद 333, देखिए 233 के तहत जिला न्यायाधीश की नियुक्ति। अनुच्छेद 333 के तहत देखिए क्या लिख रखा है? आंग्ल भारतीय समुदाय एक सदस्य मनोनीत होता था। कितना? एक सदस्य मनोनीत होता था विधानसभा के अंदर। देखिए लोकसभा के अंदर ये सदस्य होते थे 2 मनोनीत, और विधानसभा के अंदर हो रहा है 1 सदस्य। यहां पर कौन कर रहा है? यहां पर गवर्नर कर रहा है। यहां पर कौन कर रहा था? प्रेसिडेंट कर रहा था, राष्ट्रपति, यहां पर राज्यपाल। तो देखिए ये दोनों प्रावधान अब हट चुके हैं। कब? देखिए 2020 के बाद से ये प्रावधान हट चुके हैं। 104वां संविधान संशोधन के द्वारा ये दोनों बातें हट चुकी हैं। अब वर्तमान के अंदर ना तो लोकसभा के अंदर 2 सदस्य मनोनीत होते हैं और ना ही यहां पर आंग्ल भारतीय समुदाय का विधानसभा के अंदर मनोनीत होता है। तो दोनों अब नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान तो रखना पड़ेगा भाई कि कौन से अनुच्छेद के अंदर ये प्रावधान था भाई। कौन से में? तो 333 में। आगे देखिए 234, न्यायिक सेवा के लिए भर्ती। भाई अगर राज्यपाल के अंदर ऐसा लगे भाई के न्यायपालिका न्यायिक भर्ती कोर्ट के अंदर, उच्च न्यायालय या फिर न्यायिक सेवा के अंदर कुछ न्यायिक सेवा के अंदर भर्ती कराने के लिए आवश्यकता है, तो फिर राज्यपाल न्यायिक पदों के लिए भर्ती या सेवा के लिए भर्ती भी कराने का पावर रखते हैं। कौन? राज्यपाल महोदय। 234 के तहत, अनुच्छेद 234 के तहत। अनुच्छेद 356, देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार यहां से प्रश्न आता है। राष्ट्रपति शासन है भाई, प्रेसिडेंट शासन, राष्ट्रपति शासन क्या होता है? देखिए मैंने पहले भी बताया 167 के तहत मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होता है कि राज्यपाल महोदय को हर 15 दिन 10 दिन के बाद में शासन को, प्रशासन को अवगत कराए। पूरे राज्यपाल को पूरी की पूरी जानकारी दे, भाई प्रशासन हमारा सही ढंग से चल रहा है, हमारी बहुमत में सरकार है, यह सब कुछ ठीक है। अगर जैसे ही राज्य के अंदर अगर प्रशासन चलाने में नाकाम रहते हैं, जो भी प्रेजेंट टाइम में जो भी दल उस समय जिसका सरकार होती है और वो चलाने में असमर्थ हो जाए या फिर वो बहुमत खो दे विधानसभा के अंदर, तो फिर क्या होगा? तो फिर वहां पर
प्रेसिडेंट शासन लगेगा। यानी कि राज्यपाल महोदय को ऐसा लगे कि भाई राज्य के अंदर प्रशासन चलाने में जो पहले जो भी दल था, वो जो भी सत्ता चला रही थी, जो भी जिस भी पार्टी का सरकार चल रही थी, अब उन्होंने अपना बहुमत खो दिया, या फिर राज्य के अंदर ऐसी स्थिति बन गई कि अब शासन नहीं चला जा सकता है और किसी भी दल के पास में स्पष्ट बहुमत नहीं है, तो फिर वहां पर राज्यपाल महोदय राष्ट्रपति को यह अनुरोध करेंगे कि भाई यहां पर कोई शासन नहीं चला सकते हैं, यहां पर स्पष्ट बहुमत भी नहीं है, इसलिए यहां पर क्या करा जाए, इस राज्य के अंदर क्या लगा दिया जाए, राष्ट्रपति शासन। और इस हिसाब से राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। फिर राष्ट्रपति शासन लगने के बाद में राज्य का पूरा कंट्रोल कहां चला जाता है, केंद्र सरकार के पास में, राष्ट्रपति के कंट्रोल में, और केंद्र सरकार के प्रतिनिधित्व या फिर राष्ट्रपति के प्रतिनिधित्व के तौर पर राज्यपाल मुख्य भूमिका में होते हैं। फिर ये कड़ी के रूप में काम करते हैं। फिर असली वैसे सरकार वहां से केंद्र से ही चलती है और केंद्र से यह मुख्य भूमिका निभाते हैं केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पर। कौन? राज्यपाल। वैसे शासन, राष्ट्रपति शासन लगने के बाद में पूरा की पूरी बागडोर केंद्र के पास चली जाती है। किसकी? उस राज्य की जहां पर राष्ट्रपति शासन लगा है। देखिए वैसे भी राजस्थान के अंदर 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है भाई, ठीक है ना, ये भी आपको। अब देखिए राज्यपाल है वो महत्वपूर्ण पदों की नियुक्तियां भी करते हैं। देख लीजिएगा, एक तो मुख्यमंत्री को नियुक्त करते हैं, महाधिवक्ता, आरपीएससी के सदस्य, अध्यक्ष व सदस्य दोनों को नियुक्ति करते हैं, लोकायुक्त की नियुक्ति, राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति और मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति। ध्यान रखना, आरपीएससी सदस्य है और राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति जरूर करते हैं, लेकिन हटाते ये नहीं है। हटाते कौन है? राष्ट्रपति महोदय हटाते, ठीक है ना, राष्ट्रपति महोदय हटाते हैं। तो ध्यान रखना भाई, मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता, आरपीएससी के अध्यक्ष, सदस्य, लोकायुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, इन सभी की नियुक्ति राज्यपाल महोदय करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, आरपीएससी के सदस्य और अध्यक्ष को निलंबित कर सकते हैं राज्यपाल, हटा नहीं सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के भी नियुक्ति कर सकते हैं, हटा नहीं सकते हैं। और हटाते कौन है? हटाते राष्ट्रपति है, ठीक है। चलेगा आगे, देखिए राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में सलाह देना। देखिए मैंने पहले भी बताया था, राष्ट्रपति ही हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, उसमें सलाह वगैरह देनी है तो फिर अपने राज्यपाल महोदय दे सकते हैं। यह अपने 217 के अंदर लिख रखा है। विधानसभा में विभिन्न प्रतिवेदन, राज्य वित्त आयोग और आरपीएससी। देखिए विधानसभा के अंदर यह प्रतिवेदन, यानी कि आरपीएससी का काम आप सबको पता है, राजस्थान लोक सेवा आयोग जो कि भर्ती एजेंसी है, और भर्ती कितनी भर्तियां करवा रही है, क्या क्या उन्होंने एक साल के अंदर क्या क्या किया है, वो पूरा का पूरा प्रतिवेदन किसको दिया जाता है? राज्यपाल महोदय को दिया जाता है। और राज्य वित्त आयोग का भी यही है कि कितना खर्चा किया एक साल के अंदर, क्या क्या बजट, कहां क्या क्या पैसा कहां लगा, वो सबका पूरा विवरण एक प्रतिवेदन बना के राज्यपाल महोदय को दिया जाता है। और वो ही राज्यपाल महोदय उस प्रतिवेदन को विधानसभा के अंदर रखाते हैं, ठीक है। तो ये उसको रखवाते हैं और फिर बाद में ये प्रोसेस होता है भाई, उनको सरकार के सामने रखना होता है, तो विधानसभा के अंदर राज्यपाल महोदय रखाते हैं, ना कि विधानसभा के अंदर देते हैं ये वाले, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए दोनों बातें। तो चलिए आगे लेते हैं। अब देख लीजिएगा, ये मैंने पहले बता दिया सलाह। देखिए राज्यपाल मृत्युदंड, कोर्ट मार्शल की शक्तियां प्राप्त नहीं है, ठीक है, शक्तियां माफ कर सकते हैं, किसी भी मृत्युदंड को माफ कर सकते हैं, लेकिन मृत्युदंड को पूरा माफ नहीं कर सकते। सजा कम कर जा सकती है, कोर्ट मार्शल है, वो शक्तियां इनके पास नहीं है। एक तो मृत्युदंड की नहीं है और कोर्ट मार्शल की नहीं है, लेकिन किसी भी सजा को कम किया जा सकता है, लघुकरण किया जा सकता है, ठीक है ना। दंड विधेयक आप सबको पता है, राज्यपाल की अनुमति के बगैर पेश ही नहीं होता है, और केंद्र में राष्ट्रपति की अनुमति से पेश होता है। और राज्य वित्त आयोग की भी हर 5 वर्ष के पश्चात राज्यपाल राज्य के अंदर एक राज्य वित्त आयोग का गठन भी करते हैं, ठीक है ना। तो ये थे, चलिए आगे देख लेते हैं। राजस्थान के प्रथम, अब कुछ फैक्ट हैं, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह बने थे, और राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये भी आपको पता होना चाहिए। राजस्थान के ऐसे भी राज्यपाल हैं जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया था, ठीक है ना। एक तो दरबारा सिंह है, और एक निर्मल चंद जैन है, और एक शैलेंद्र कुमार सिंह है, और एक श्रीमती प्रभा राव है। देखिए 4 राजस्थान के ऐसे राज्यपाल हैं जिनका निधन पद पर रहते हो गया। कौन? दरबारा सिंह, निर्मल चंद जैन और शैलेंद्र सिंह, और श्रीमती प्रभा राव है। लेकिन पहली महिला राज्यपाल प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है, और उससे पहले गुरुमुख निहाल सिंह जो कि प्रथम है। देखिए विधानसभा में स्पीकर रहे थे कौन? दरबारा सिंह।
दरबारा सिंह वो व्यक्ति हैं जो राजस्थान राज्यपाल भी रहे और राजस्थान विधानसभा के अंदर स्पीकर भी रहे। सर्वाधिक समय तक राज्यपाल कौन रहे? गुरुमुख निहाल सिंह। गुरुमुख निहाल सिंह जो कि सर्वाधिक समय तक क्या रहे? राज्यपाल रहे। ये फैक्ट पूरे के पूरे याद होने चाहिए। वैसे इस तौर ये पूछा जाता है निधन वाला कि वैसे राजस्थान के ऐसे कौन से राज्यपाल हैं जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया? निर्मल चंद जैन, शैलेंद्र कुमार, प्रभा राव और एक कौन है? एक सबसे पहले कौन है? दरबारा सिंह। और यह भी पूछा जाता है राजस्थान के ऐसे कौन से राज्यपाल हैं जो कि स्पीकर भी रहे? दरबारा सिंह। सबसे लंबा कार्यकाल आपको पता होगा, चलेगा। देखिए ऐसे राज्यपाल जो न्यायाधीश कार्यवाहक भी रहे थे, कार्यवाहक न्यायाधीश भी रहे, ऐसे न्यायाधीश भी रहे हैं जो कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में काम किया है। देख लीजिएगा, वेदपाल त्यागी है, वेदपाल त्यागी, मिलामचंद जैन, स्वरूप सिंह, नवरंग लाल टिबेरवाल, 4 ऐसे व्यक्ति हैं जो कि न्यायाधीश भी थे और कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्य भी किया। तो कौन कौन से? एक तो है नवरंग लाल टिबेरवाल, वेदपाल त्यागी, मिलामचंद जैन, स्वरूप सिंह। 1975 जब आपातकाल लगा था उस समय कौन थे राज्यपाल? तो सरदार जोगेंद्र सिंह जी। कौन थे? सरदार जोगेंद्र सिंह जी। जब 1975 का जब आपातकाल लगा था उस समय संसद के सदनों के सदस्य देखिए कलराज मिश्र, मार्गेट अलवा, ये है ना संसद के सदनों के सदस्य थे। ये क्या लिख दिया है? अच्छा, ये ऐसे पूछ रहा है संसद के दोनों सदनों के सदस्य होंगे ये, ठीक है ना, मार्गेट अलवा और कलराज मिश्र। जबकि लोकसभा के सिर्फ लोकसभा एक ऐसे भी थे जो लोकसभा के अध्यक्ष भी। देखिए संसद के सदस्य दोनों में से आप लोकसभा मान सकते हैं चाहे राज्यसभा। तो प्रश्न पूछे तो कलराज मिश्र और मार्गेट अलवा हो जाएगा। लेकिन प्रश्न ऐसा है कि वो राज्यपाल कौन है जो कि लोकसभा का अध्यक्ष भी रहा है और राज्यपाल भी रहा है? तो देखिए बलिराम भगत, शिवराज पाटिल, सरदार हुकम सिंह, ये ऐसे वो व्यक्ति हैं जो कि क्या रहे हैं? लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बलिराम भगत, शिवराज पाटिल और सरदार हुकम सिंह। और राजस्थान की ऐसी महिलाएं भी हैं, देखिए श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रभा राव और मार्गेट अलवा, 3 महिलाएं बनी हैं राज्यपाल राजस्थान की। तो ये आपको पता होना चाहिए, श्रीमती प्रतिभा देवी, प्रभा राव और ये एक मार्गेट अलवा। प्रभा राव आपने अभी पढ़ के आए हैं कि पीछे पद पर रहते हुए इनकी निधन भी हो गया था। तो बलिराम भगत, शिवराज पाटिल और सरदार हुकम सिंह ये ऐसे वो राज्यपाल हैं जो कि लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आज देखिए सबसे कम समय तक राज्यपाल रहे टीवी राजेश्वर, ये भी आपको पता होना चाहिए। ऐसे जो मुख्यमंत्री भी रहे कल्याण सिंह जी, मदन लाल खुराना, बसंत दादा पाटिल, संपूर्णानंद, गुरुमुख निहाल सिंह और एम चेन्नारेड्डी, ये ऐसे हैं राज्यपाल जो कि मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अब देखिए राज्यसभा का उपसभापति भी रहे कौन? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये ऐसे राज्यपाल हैं जो कि उपसभापति रहे किसके? राज्यपाल के। राज्यसभा के उपसभापति भी रहे कौन? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो ये है और राज्यपाल का फैक्ट आपको पता होना चाहिए। आजकल फैक्ट सीधे डायरेक्ट प्रश्न आ रहे हैं। मुख्यमंत्री वाला में ध्यान रखना, कल्याण सिंह, मदन लाल खुराना है, बसंत दादा पाटिल है, संपूर्णानंद है, गुरुमुख निहाल सिंह है और एम चेन्नारेड्डी है। देखिए ये 4 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से एक प्रश्न आ ही जाता है हर बार। देखिए राजस्थान के अंदर राष्ट्रपति शासन का 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। देखिए पहला लगा था मोहनलाल सुखाड़िया के समय 1967 में, डॉक्टर संपूर्णानंद थे एक तो 1967 में, और उसके अलावा सरदार हुकम सिंह भी थे बाद में हटते टाइम तक, ठीक है ना। 1967 मोहनलाल सुखाड़िया, 1967 में पहली बार राजस्थान के अंदर जब राष्ट्रपति शासन लगा तो 2 व्यक्ति थे राज्यपाल, एक तो संपूर्णानंद, एक सरदार हुकम सिंह। दूसरी बार लगा 1977 के अंदर रघुकुल तिलक 1977 में, ठीक है, एक ही थे। लेकिन भैरव सिंह शेखावत तीसरी बार लगा 1980 में, उस समय भी रघुकुल तिलक ही थे भाई 1980 में भी, और भैरव सिंह शेखावत ही थे। चौथी बार लगा 1992 में, एम चेन्नारेड्डी 1992 और एक थे बलिराम भगत 1993। तो ध्यान रखना चारों के चारों ये तो याद होने चाहिए। पहला मोहनलाल सुखाड़िया 1967, एक तो संपूर्णानंद, फिर हुकम सिंह, उसके बाद में 1977 में हरदेव जोशी थे, हरदेव जोशी, रघुकुल तिलक, उसके बाद में भैरव सिंह शेखावत 1980 और रघुकुल तिलक 1980 में और 77 दोनों में थे। उसके बाद में भैरव सिंह शेखावत 1992, फिर एम चेन्नारेड्डी, उसके अलावा बलिराम भगत। ये चारों को चारों आपको याद होने चाहिए, पूरा का पूरा याद होना चाहिए, क्योंकि इसमें कौन राज्यपाल था, कौन क्या था, कौन मुख्यमंत्री था, यह पता होना चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसे मिलान वाले प्रश्न आते हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। अब देखिए प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग कब बना था? तो 1966 में बना था। राजमनार समिति 1969 में बनी थी।
सरकारी आयोग 1983 में बना था। ये ऊपर आगे वाले डेट है ना वो ध्यान रखिएगा, क्योंकि मिलान वाले क्वेश्चन आते हैं। वेंकटचेलिया आयोग 2000 में बना, पुंची आयोग 2007 में बना। तो इंपॉर्टेंट है, सभी आप ध्यान रखिएगा। इसमें भी सरकारी आयोग 1983 कई बार पूछा गया है, राजमनार समिति 1969 और पुंची आयोग 2007 भी पूछा गया है। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग कई बार भी पूछा गया, अभी 1966 है। तो वे ये था आपका राज्यपाल वाला टॉपिक। मैंने पूरी कोशिश की है कम समय के अंदर आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो जाए पूरा टॉपिक, है ना। तो चलते हैं अगला टॉपिक अब लेते हैं आगे भी ऐसा कैसा। अब देखिए मुख्यमंत्री वाला टॉपिक है। मैं एक बार फिर आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने मित्रों तक इस क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा और अधिकतम लोगों को, अपने पढ़ने वाले विद्यार्थियों को इस क्लास से जोड़ने की कोशिश भी कीजिएगा। चलते हैं अगला टॉपिक। अब अपना अगला चैप्टर है मुख्यमंत्री वाला। पूरी कोशिश करेंगे इसको भी एकदम सही ढंग से समझने की, जिससे कि आपका अधिकतम कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आने वाले जो भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे इसमें से आ जाए। चलेगा। देखिए मुख्यमंत्री हम वैसे तो थोड़ा बहुत तो पढ़ के आए हैं। अनुच्छेद नंबर, अभी ये क्या आया, ठीक है, अनुच्छेद नंबर 163। हम सीधा डायरेक्ट अनुच्छेद से साथ साथ में पढ़ते रहेंगे। देखिए अनुच्छेद नंबर 163 के अंदर ये लिख रखा है कि राज्यपाल की सलाह और राज्यपाल की सलाह एवं सहायता के लिए, देखिए राज्यपाल की सहायता एवं सलाह के लिए क्या होगी, एक मंत्री परिषद होगी। किसमें लिख रखा है, अनुच्छेद नंबर 163 में। अनुच्छेद 7 में याद करना जरूरी है भाई, आजकल प्रश्न अनुच्छेद 7 में दे रहे हैं, ठीक है ना। प्रश्न अनुच्छेद सीधा डायरेक्ट पूछा जा रहा है। 163 में लिख रखा है राज्यपाल के सलाह एवं सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी। आगे 164 इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मुख्यमंत्री की नियुक्ति, ध्यान रखना, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। मुख्यमंत्री नियुक्ति होती है, नियुक्त होता है, न कि मनोनीत होता है या फिर उसका चयन होता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, देखिए 164 में ही मुख्यमंत्री की नियुक्ति लिख रखा है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति लिख रखा है। और इन सब की नियुक्ति करता कौन है, राज्यपाल महोदय करते भाई। वो भी विधानसभा के अंदर बहुमत दल के नेता को क्या बना दिया जाता है, मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। और पहले मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, फिर मुख्यमंत्री की सलाह से ही अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति हो जाती है, ठीक है ना। ये आप ध्यान रखना। वैसे अन्य मंत्री बनाएंगे वो सारे मुख्यमंत्री की सलाह से ही बनते हैं भाई। हालांकि नियुक्ति राज्यपाल महोदय करते हैं, लेकिन नाम यही डिसाइड करते हैं, कौन, मुख्यमंत्री। अनुच्छेद 164 देखिए, अनुच्छेद 164 में मंत्री परिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती। आ गया वापस 164 में ये लिख रखा है कि मंत्री है ना सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। मैंने पहले भी कहा 3 तरीके से प्रश्न आता है। एक तो राजनीतिक रूप से मुख्यमंत्री के प्रति उत्तरदायी, कौन, मंत्री परिषद। एक आता है सामूहिक रूप से, तो फिर विधानसभा के प्रति उत्तरदायी। और एक आता है आपके, एक आता है व्यक्तिगत रूप से, व्यक्तिगत रूप से आए तो राज्यपाल के प्रति, ठीक है। ये तीनों प्रश्न आपको पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद नंबर 166 समस्त कार्यपालिका कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। देख लीजिएगा 166 में यह बात स्पष्ट लिख रखी है कि जितने भी कार्य है राज्य के अंदर, वो सारे के सारे समस्त कार्यपालिका संबंधित जितने भी कार्य हैं वो राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। किसके नाम से, राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे, अनुच्छेद नंबर 166 में। तो इस पेज से हमें यही याद रखना, एक तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं और मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के, राज्यसभा के प्रति, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। व्यक्तिगत रूप से पूछे तो राज्यपाल हैं और राजनीतिक रूप से पूछे तो मुख्यमंत्री हैं। और समस्त कार्यपालिका कार्य समस्त राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। चले आगे। और ये 163 वाला ध्यान रखना, राज्यपाल की सलाह एवं सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी। अब देखिए अनुच्छेद नंबर 164 अनुच्छेद नंबर 164 में ये लिख रखा है कि भाई अनुच्छेद नंबर 164 में ये लिख रखा है कि 6 माह में किसी एक सदन का सदस्य और 6 माह बाद वो मंत्री नहीं। देखिए ऐसे व्यक्ति को भी, जो भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, ऐसे व्यक्ति को मतलब एकदम न तो लोकसभा का सदस्य है ना विधान परिषद का सदस्य है, सॉरी लोकसभा नहीं, विधानसभा। देखिए विधानसभा और विधान परिषद दोनों में से किसी का भी सदस्य नहीं है, फिर भी उसको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन शर्त यह है अगले 6 महीने के अंदर उसे या तो विधानसभा या फिर विधान परिषद किसी का एक सदस्य
होना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो 6 महीने तक तो रह जाएगा मुख्यमंत्री, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन मंत्री भी रह सकता है, लेकिन 6 महीने के बाद में उसको वो पद त्यागना होगा। अनुच्छेद नंबर 164 वेतन भत्ते हैं भाई, इनके अलग अलग वेतन भत्ते हैं, जितने भी पेंशन वगैरह वो सब कुछ है। वैसे इनका वेतन तो ध्यान आप सबको पता होगा, राज्य की संचित निधि से ही मिलते हैं इनको वेतन भत्ते, और पेंशन भी राज्य का है तो इनमें मिलेगा। लेकिन राज्यपाल को ध्यान रखना, राज्यपाल को वेतन है ना राज्य के संचित निधि से मिलते हैं, लेकिन राज्यपाल को जो पेंशन है वो केंद्र की संचित निधि से, वो ध्यान रखना भाई, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 167 ये हम पढ़ के आए थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य होगा कि हर 10 दिन 15 दिन के बाद में राज्य की प्रशासनिक ढांचे की पूरी जानकारी राज्यपाल महोदय को दे। मतलब राज्य के पूरे प्रशासनिक ढांचा किस प्रकार से व्यवस्थाएं चल रही हैं, उन व्यवस्था का पूरा जानकारी राज्यपाल महोदय को देनी होगी। क्योंकि अगर मुख्यमंत्री ये चीजें, ये बातें, अगर प्रशासन की जानकारी अगर सही ढंग से राज्य के अंदर प्रशासन सही ढंग से नहीं चल रहा है, बहुमत खो चुका है सरकार, तो फिर राष्ट्रपति, आपको पता ही है, राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की अपील कर सकते हैं, या फिर अनुमोदन क्या बोल सकते हैं, राष्ट्रपति को ये बता सकते हैं कि भाई इस यहाँ पर राज्य के अंदर अब व्यवस्थाएं सही नहीं है, यहाँ पर सरकार बहुमत खो चुकी है, अब यहाँ पर राष्ट्रपति शासन का आग्रह कर सकते हैं ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भाई। इसमें एक तो ये ध्यान रखना, प्रश्न ऐसे कई बार आ चुका है कि राष्ट्रपति कोई भी व्यक्ति राज्य के अंदर क्या मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, तो बनाया जा सकता है भाई, किसी भी व्यक्ति को बनाया जा सकता है, लेकिन शर्त यही है कि अगले 6 महीने के अंदर आपको विधानसभा या फिर विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए। अगर 6 महीने तक अगर नहीं है तो फिर आप 6 महीने तक तो आप मुख्यमंत्री या फिर मंत्री रह जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन 6 महीने बाद में आपको उस पद को त्यागना होगा। 167 के तहत मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य या फिर यह उत्तरदायित्व तो बनता है कि वो प्रशासन की जानकारी किसको दे, सरकार को दे ना। देखिए मुख्यमंत्री तथा मंत्री पद की योग्यता, अब भाई देखिए मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे, तो इसके लिए कुछ योग्यताएं जरूर है। हालांकि देखिए उसको सिर्फ इतना ही होना चाहिए, एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए, मूल रूप से भारत का नागरिक नहीं है भाई, 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए, लाभ के पद पर कार्यरत नहीं हो और विधानमंडल के किसी एक सदन का सदस्य हो। ये बातें लिख रखी हैं, लेकिन यहां पर अगर वो टाइम अभी नहीं भी है तो भी अगर वो 6 माह तक रह सकता है भाई, 6 माह तक रह सकता है। ये नीचे वाला विधानमंडल का पूछ रहा है, देखिए विधानमंडल में दोनों आते हैं, विधानसभा भी आती है, विधान परिषद भी आता है। अगर वो 6 महीने के अंदर ले लेता है तो फिर वो आगे बना रहेगा, नहीं तो 6 महीने बाद में उसको पद त्यागना होगा। 25 वर्ष की आयु जरूरी है, क्योंकि आप सबको पता होगा विधानसभा के अंदर जो भी सदस्य चुन के आते हैं उनकी 25 वर्ष आयु होती है। भारत का नागरिक है, लेकिन मूल रूप से भारत का नागरिक नहीं लिख रखा है, ये भी आप ध्यान रखना। कई बार पूछा भी गया है क्या मूल रूप से भारत का नागरिक होना चाहिए, नहीं भाई ऐसी बात नहीं लिख रखी है, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। और वैसे इसमें इसके अलावा भी आप ध्यान रखना, अगर का आजकल ऑप्शन देने लगे कि दिवालिया होना चाहिए या दिवालिया है तो फिर या मानसिक विकृत है, तो भाई ऐसे भी कुछ होना नहीं चाहिए, ठीक है ना। चलेगा आगे लेते हैं। देखिए यह हो गया मुख्यमंत्री। देखिए मुख्यमंत्री के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने बता दिया आपको। नियुक्ति आपको पता हो, पद चल गया होगा, राज्यपाल महोदय करते हैं, ये इनकी योग्यताएं हैं। प्रश्न एक इंपॉर्टेंट वही आता है, सामूहिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से या राजनीतिक रूप से, वो वाला आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना होगा। 167 के तहत ये वाला ध्यान रखना होगा कि मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य बनता है। उसके अलावा योग्यताएं आपको ध्यान रखनी होगी, क्या मंत्री या फिर मंत्री बन सकता है, क्या किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो तो भी बन सकता है भाई, लेकिन 6 महीने तक है ना, 6 महीने के अंदर ये शर्त ये भी है कि उसको सदस्य होना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। तो चलते हैं अगला टॉपिक लेते हैं, महाधिवक्ता। मैं फिर बोल देता हूं, कौन सा भी एग्जाम उठा के देख लीजिएगा राजस्थान के अंदर, तो हर एग्जाम के अंदर ये टॉपिक है भाई, इसलिए आप इनको ध्यान से देखिएगा भाई, ठीक है ना। अब है महाधिवक्ता, और अभी भी मैं बोल रहा हूं भाई, अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने मित्रों तक इस क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि उनको भी फायदा मिल सके। जो भी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनको आप जोड़ सकते हैं यहाँ पर। आगामी दिनों में अंदर आपको और क्लासें मिलने वाली हैं, उन क्लासों को भी आप भरपूर फायदा उठाएगा। वीडियो के लिए और मैराथन क्लासें आने वाली हैं, तो उनका भी आप जरूर फायदा उठा सकते हैं। करंट की भी मैं कोशिश कर रहा हूं, जो कि करंट भी आपको मिल जाएगा ना। चलेगा अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये अच्छा, ये एक पेज पर ही आपको बता दिया। देखिए एक तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज यह है कि महाधिवक्ता
देखिए महाधिवक्ता राज्य का सबसे बड़ा, देख लीजिएगा, विधेय अधिकारी, विधिक सलाहकार, राज्य के अंदर सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार या फिर विधिक अधिकारी, विधेय अधिकारी या विधिक सलाहकार मान सकते हैं किसको, महाधिवक्ता को। सबसे इंपॉर्टेंट इसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है, तो हम पहले भी पढ़ के आए। शपथ कौन, राज्यपाल। त्याग पत्र किसे, राज्यपाल। मतलब पूरा का पूरा राज्यपाल है, मतलब उनको नियुक्ति भी राज्यपाल करता है, त्याग पत्र भी राज्यपाल है, और सबसे इंपॉर्टेंट है शपथ, शपथ भी राज्यपाल दिलाते हैं। मतलब ये तो मान सकते हैं कि पूरा का पूरा कार्य ही राज्यपाल के इर्द गिर्द ही हो रहा है। अब देखिए कार्यकाल, फिर राज्यपाल नियुक्ति कर रहे हैं, राज्यपाल हटाते हैं, राज्यपाल शपथ देते हैं, तो फिर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही वो पद पर रहते हैं। कार्यकाल कोई फिक्स नहीं है, राज्यपाल तब तक चाहे तब तक वो रह सकते हैं। वेतन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर ही मिलता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को समझ, यानी कि 2.5 लाख मिलता है मुख्य न्यायाधीश को, 2.25 मिलेगा इनको भी, क्योंकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान पूछा है, न्यायाधीश पूछा है, न कि मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश होता तो 2.50 होता, यहां पर 2.25 मिलता है इनको भी। अब देखिए अनुच्छेद नंबर 177, अनुच्छेद नंबर 177 में देखिए महाधिवक्ता विधानमंडल का सदस्य नहीं है। देखिए विधानमंडल का ये सदस्यता नहीं है, लेकिन कार्यवाही में भाग ले सकता है, मत नहीं दे सकता भाई। देखिए आप सबको पता है कि इसकी नियुक्ति कर रहे हैं, इनकी नियुक्ति कर रहे हैं राज्यपाल महोदय, तो फिर ये विधानमंडल का तो सदस्य हो ही नहीं सकता। विधानमंडल का सदस्य तो नहीं है, लेकिन विधानमंडल के अंदर जब विधानसभा की जो कार्रवाई चलती है उसके अंदर ये भाग ले सकते हैं भाई, ये भाग ले सकते हैं। विधान मंडल में जो विधानसभा की जो कार्यवाही चलती है उसके अंदर ये भाग ले सकते हैं, लेकिन अपना मत का प्रयोग नहीं कर सकता है। और यही प्रश्न पूछा जाता है, क्या मत का प्रयोग किया जा सकता है, तो नहीं कर सकते हैं भाई, मत का प्रयोग नहीं कर सकते। योग्यता क्या होनी चाहिए, देखिए भारत का नागरिक होना चाहिए एक तो, और किसी भी उच्च न्यायालय के अंदर 10 वर्ष तक क्या रहा हो, वकील रहा हो, या फिर 10 वर्ष तक क्या रहा हो, न्यायिक पद पर रह गया हो, और या फिर तो बस इतनी सी। देखिए भाई भारत का नागरिक होना चाहिए, मूल रूप से भारत का नागरिक हो ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब दूसरे देश का कोई भी व्यक्ति भारत में आके अगर नागरिकता मिल जाती है तो वो भी व्यक्ति महाधिवक्ता बन सकता है, ठीक है ना, अगर उनको नागरिकता मिल जाती है। 10 साल अगर वकील ने रहा हो, 10 साल न्यायिक पद पर रहा हो, तो उस व्यक्ति को हम बना सकते हैं क्या बना सकते हैं, महाधिवक्ता। और ध्यान रखना का प्रथम महाधिवक्ता कौन थे, जीसी कासलीवाल, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, प्रथम जीसी कासलीवाल है। अगला देखिए, अब है विधानमंडल, इंपोर्टेंट टॉपिक है ये भी, अगला बहुत इंपोर्टेंट है विधानमंडल। देखिए विधानमंडल दोनों आते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। राजस्थान के अंदर विधान परिषद नहीं है, पूरे भारत के अंदर 6 ही वो राज्य हैं जिसके अंदर क्या है, विधान परिषद है। कौन कौन से, तो ध्यान रखिएगा आपको, एक तो कर्नाटक है, एक तेलंगाना है, एक आंध्र प्रदेश है, एक महाराष्ट्र है, एक बिहार है, और एक उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये वो राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है। तमिलनाडु में हट चुकी है, 2019 में जम्मू कश्मीर अलग होने से वहां पर भी हट चुकी है, तो ये आपको पता होना चाहिए। 6 ही वो राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है। अभी राजस्थान के अंदर विधान परिषद नहीं है, हालांकि प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन अभी तक वो स्वीकार तो नहीं हो रखा है। अगर बनेंगे तो राजस्थान के अंदर या तो ये या फिर ये संख्या निर्धारित होगी अधिकतम, है ना। तो ये भी आप देखिए, सबसे पहले है अनुच्छेद नंबर 168। अनुच्छेद नंबर 168 में क्या लिख रखा है, विधानमंडल का गठन। देखिए जिस प्रकार से हम पढ़ के आए थे, संसद के अंदर एक राष्ट्रपति होता है, एक लोकसभा, एक राज्यसभा, इन तीनों से मिलकर संसद बनती है। उसी प्रकार से देखिए राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, इन तीनों से मिलकर क्या बनता है, विधानमंडल बनता है। अब देखिए अगला है 169 में लिख रखा है विधान परिषद का निर्माण और समाप्त। देखिए विधान परिषद का निर्माण और समाप्त है ना, देखिए वैसे विधान परिषद का निर्माण और समाप्त दोनों कौन कर सकता है, ये पावर संसद के पास है। तो फिर राज्य का क्या रोल है, देखिए राज्य है ना, जिस राज्य के अंदर इसका गठन करना है तो वहां से राज्य अपना एक यहां से प्रस्ताव बनाकर उस प्रस्ताव को पास करके केंद्र के पास, संसद के पास भेज दिए। वो संसद डिसाइड करेगी उस राज्य के अंदर विधान परिषद का गठन करना है या नहीं करना। अगर वो कर देते हैं तो फिर हो जाता है। फिर वापस से अगर जिस राज्य को इसको समाप्त करवाना है तो फिर वापस वही प्रोसेस, क्योंकि हमारा इस प्रस्ताव बना के भेजना पड़ेगा कि हमारे यहां से विधान परिषद को समाप्त किया जाना चाहिए या फिर समाप्त करने के लिए हम एग्री हैं, तो वो वापस संसद तय करेगी कि उसको समाप्त करना है या नहीं करना है। तो मतलब पूरा का पूरा संसद ही तय करेगी कि विधान परिषद का गठन करना है या नहीं करना या समाप्त करना। वैसे इसमें ध्यान रखें, जितने भी संख्या होती है उसका 1/3
अब राजस्थान के अंदर 200 है, 200 का एक तिहाई निकाल सकते हैं, क्या बनेगी, विधान परिषद बनेगी। जितने भी विधानसभा की संख्या होगी उसका एक तिहाई क्या होगी, विधान परिषद होगी। ठीक है, यूपी में है, यूपी सबसे बड़ी विधान परिषद भी है, यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं 170, राज्य विधानसभा का गठन। देखिए राज्य विधानसभा का गठन किसमें, 170 में, और राजस्थान के अंदर 200 विधानसभा 200 सदस्य हैं विधानसभा के, तो 170 के अंदर है विधानसभा का गठन है, राज्य विधानसभा का। 171 के अंदर क्या है, विधान परिषद का गठन है, विधान परिषद का गठन है 171 के अंदर। और 172 के अंदर देखिए आगे आ रहा है अभी विधान परिषद और राज्य विधानसभा, उसका थोड़ा फैक्ट है आगे, और अगली स्लाइड के अंदर हम देख लेते हैं। 172 के अंदर विधानमंडल की अवधि, ये सबको पता है 5 वर्ष होती है अवधि इसकी, जो कि किसमें बात लिख रखी है, 172 के अंदर। तो ध्यान रखना ये सभी आपको क्रम से याद होना चाहिए। 168 में विधानमंडल का गठन है, 168 में, 170 में विधान परिषद का निर्माण और समाप्त। वैसे ये सकते किसके पास में, संसद के पास में है, लेकिन यहां से प्रस्ताव कौन भेजेगा, राज्य भेजेगा। ठीक है, उसके अलावा राज्य विधानसभा का गठन 170 में है, 171 में विधान परिषद का गठन है, और 172 में विधानमंडल की अवधि है। देख लीजिए, एक बार विधानमंडल है, एक बार विधान परिषद है, एक बार राज्य विधानसभा है, फिर वापस विधान परिषद है। तो यही तो आपको ध्यान रखना होगा। 168, 69, 70, 71, 72 के अंदर अवधि है। देखिए 68 के अंदर विधान मंडल का गठन है, फिर 169 के अंदर विधान परिषद है, देख लीजिएगा, और फिर वापस 170 में विधान सभा है, फिर 171 में विधान परिषद है। तो एक बार अलग अलग है ना। अब देखिए ये सबसे पहला आ रखा है विधान परिषद। प्रश्न यहां से इंपोर्टेंट है भाई, डेली प्रश्न हर बार, हर एग्जाम प्रश्न आता है, डेली क्या हर एग्जाम में प्रश्न आता है, यहां से इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, स्टार लगा देना आप। अब देखिए सबसे इंपोर्टेंट, अभी हम पढ़ के आए थे कि 168 के तहत विधानमंडल का गठन होता है, और उसमें दोनों आते है ना, और 168 में 169 में आता है विधान परिषद। देख लीजिएगा 169 में विधान परिषद। अब देखिए विधानसभा के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव पर संसद द्वारा, जिस राज्य के अंदर विधान परिषद का गठन करवाना है उस राज्य के अंदर 2/3 से बहुमत पास करना होगा, 2/3 से बहुमत पास करके संसद के पास भेजना होगा, और वो संसद डिसाइड करेगी क्या इसका निर्माण करना है या नहीं करना, समाप्त करना है, तो भी यही प्रोसेस रहने वाली है। आगे देखिए 170 में तो विधानसभा आ गया था। अब 171 में देखिए कम से कम 40, देखिए विधान परिषद के अंदर कम से कम 40 हो सकते हैं, विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/3 से अधिक नहीं। देखिए कम से कम तो 40 हो सकता है, लेकिन अधिकतम 1/3, किसका 1/3, उस राज्य की विधानसभा का 1/3 से सीटें अधिक नहीं हो सकती हैं विधान परिषद के अंदर। यह बात 171 में लिख रखी है। 182 के अंदर लिख रखा है विधान परिषद के सदस्य है सभापति उपसभापति। देखिए विधान परिषद के जो सदस्य होंगे उसी में से एक सभापति बनाया जाएगा, एक उपसभापति बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों चीज आपको पता होनी चाहिए। न्यूनतम ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, न्यूनतम आपको ध्यान रखना होगा 40 हो सकती है विधान परिषद की संख्या, लेकिन अधिकतम कितनी हो सकती है, उस राज्य के विधानसभा के 1/3। जब उसका गठन करवाना होगा तो 2/3 से बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संसद के पास भेजना होगा। संसद ही ये डिसाइड करेगी कि उस राज्य के अंदर विधान परिषद का गठन करना है या फिर विधान परिषद को समाप्त करना है, वो संसद तय करेगी। ठीक है, अब देखिए विधान परिषद का जो सदस्य का निर्वाचन है वो इस हिसाब से होने वाला है। ये देखिए अब मैं आपको बता दूं, जो एक ध्यान रखना 1/3 सदस्य है ना, ये तो मैंने पहले भी बता दिया, 1/3 सदस्य है वो विधानसभा के सदस्य इसका निर्वाचन करेंगे, 1/3 सदस्य ही इनका निर्वाचन करेंगे स्थानीय सरकार, 1/6 अभी हम पढ़ के आए थे राज्यपाल कर देंगे, 1/12 कर लेंगे स्नातक 3 वर्ष पूर्व डिग्री धारक, 1/12 कर देंगे माध्यमिक या फिर उससे उच्च कक्षाओं में 3 वर्ष से अधिक शिक्षण का अनुभव वाले शिक्षकों द्वारा। ठीक है, तो भाई ये तो यही तो पूरा खेल है। 1/3 कौन कर लेगा, विधानसभा के सदस्य। उसके अलावा 1/3 कर लेंगे स्थानीय सरकार, 1/6 कर लेंगे कौन, राज्यपाल, 1/12 कर लेंगे और 1/12 कर लेंगे ये वाला। ये इसका स्ट्रक्चर लेने वाला है। एक तो 1/12 स्नातक और 1/12 माध्यमिक या उससे उच्च कक्षा वाले। तो ये इसका सब कुछ याद होना चाहिए। 1/3 कौन है, विधानसभा के सदस्य, 1/3 स्थानीय सरकार, 1/6 राज्यपाल, 1/12 स्नातक, 1/12 माध्यमिक या फिर उच्च कक्षाओं में 3 वर्ष का जो अधिक से शिक्षण या उनका अनुभव रखने वाला। तो ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना चाहिए।
क्योंकि यहां से प्रश्न अक्सर आता है, ये वाला प्रश्न पूछा जाता है। 1/3, 1/3 दोनों ध्यान रखना, स्थानीय सरकार, विधानसभा, ठीक है। 1/6 आपको पहले से याद है, राज्यपाल, और 1/12, 1/12 ये दोनों स्कूल से संबंधित है, स्नातक या फिर माध्यमिक, ये दोनों आपको पता हो जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन निर्वाचन करते हैं इन सदस्यों का। और ध्यान रखना, ये अधिकतम 1/3 किसका, विधानसभा का, न्यूनतम 40, बस ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। और ध्यान रखना, विधान परिषद एक स्थायी सदन है, कार्यकाल स्थायी सदन है, लेकिन ध्यान रखना प्रति 2 वर्ष के बाद में 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। जिस प्रकार से राज्यसभा है उसी प्रकार से यहां पर भी है। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है भाई, और सदस्यों की न्यूनतम आयु ध्यान रखना 30 वर्ष है। कितनी है, 30 वर्ष इनकी आयु है, 6 वर्ष इनका कार्यकाल है सदस्यों का। तो ये इंपॉर्टेंट है। विधान परिषद एक स्थायी सदन है, क्या है, स्थायी सदन। जिस प्रकार से राज्यसभा है उसी प्रकार से यह भी है, स्थायी सदन है। 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त कितने साल के बाद में, 2 वर्ष। जिस प्रकार से राज्यसभा में है उसी प्रकार से यहां पर भी है, प्रति 2 वर्ष के बाद में 1/3 सदस्य रिटायर हो जाएंगे, सेवानिवृत्त हो जाएंगे ना। और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। ध्यान रखना, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है, विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष नहीं है, वो एक स्थायी सदन है। आगे देखिए, वर्तमान में भारत में 6 राज्यों, ये मैंने पहले बता दिया, देख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, 6 राज्यों के अंदर विधान परिषद है। आपको क्या याद रखना है, हमें तो यही याद रखना है, एक तो न्यूनतम संख्या 40 हो सकती है, अधिकतम विधानसभा के 1/3 हो सकती है सदस्यों की संख्या, और यह वाला 1/3 विधानसभा के सदस्य निर्वाचन करेंगे, 1/3 स्थानीय सरकार के सदस्य निर्वाचन करेंगे, 1/6 राज्यपाल, 1/12 स्नातक, 1/12 माध्यमिक या फिर उससे उच्च स्तर वाले। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा प्रति 2 वर्ष के पश्चात 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाएंगे। 2/3 बहुमत से प्रस्ताव राज्य सरकार संसद के पास भेजेगी, तो ये प्रस्ताव पारित होकर फिर वो उसका गठन या फिर समाप्त हो सकता है। उसके अलावा इनके सदस्यों का जो कार्यकाल है, वो आयु है वो 30 वर्ष है, और इनका सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। चलिएगा, चलते हैं आगे। अब है विधानसभा। देखिए, विधानसभा अनुच्छेद नंबर 170 क्या लिख रखा है, गठन। विधानसभा गठन है, 170 के तहत इनका गठन है। अधिकतम सदस्य 500 है भाई, और न्यूनतम संख्या 60 है। वहां पर 40 थी, अधिकतम 1/3 सदस्य किसका, विधानसभा का, लेकिन यहां पर अधिकतम संख्या 500, न्यूनतम संख्या 60। लेकिन कुछ अपवाद भी है, इंपॉर्टेंट यहां पर है भैया। अपवाद यह है कि पुडुचेरी में 30 ही संख्या है, सिक्किम में 32 है, मिजोरम में 40, गोवा में 40। यह अपवाद है, मिजोरम में 40, गोवा में 40 है, पुडुचेरी में देखिए सिर्फ 30 है, और सिक्किम में 32 सदस्य संख्या है, फिर भी यहां पर क्या है, विधानसभा है भैया। जबकि हमें बताया गया कि 60 से कम हो ही नहीं सकती, लेकिन यह अपवाद स्वरूप है भाई। अपवाद, पुडुचेरी, सिक्किम, मिजोरम, गोवा। मिजोरम और गोवा में तो 40, सिक्किम में 32 है, पुडुचेरी में 30 है। ये पता होना चाहिए। निर्वाचन यहां पर क्या होगा, प्रत्यक्ष होगा। विधानसभा के सदस्य आप डायरेक्ट चुनते हैं, एमएलए है ना, एमएलए को आप सीधा डायरेक्ट चुनाव देते हैं, आप और आपके माता पिता सीधे डायरेक्ट वोट देते हैं, उसी को प्रत्यक्ष कहते हैं। अब देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में आप और हम और या आपके माता पिता कोई भी अगर उसको वोट नहीं देता है, वो अप्रत्यक्ष चुनाव है, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में आपके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही उनको वापस वोट देते हैं, इसीलिए वो अप्रत्यक्ष चुनाव हो गया। जब एमएलए और इस सांसद को आप डायरेक्ट वोट देते हैं तो ये प्रत्यक्ष चुनाव हो गया। सरपंच के चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव है, ठीक है, क्योंकि आप डायरेक्ट वोट। देखिए, सदस्यों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, इनका कार्यकाल 5 वर्ष है। उनका कार्यकाल कितना था, उनका सदस्यों का कार्यकाल कितना था, सदस्यों का कार्यकाल, तो वहां सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष था, यहां पर 5 वर्ष है। अधिकतम यहां पर 25 वर्ष है, वहां पर 30 वर्ष थी। और वहां पर चुनाव क्या था, वहां पर चुनाव क्या डायरेक्ट जनता देती नहीं थी, वहां पर अप्रत्यक्ष चुनाव था, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 174 के अंदर विधानसभा का सत्रावसान विघटन राज्यपाल मुख्यमंत्री की सिफारिश से करता है। ध्यान रखना, स्थगन शब्द यहां पर भी नहीं है, मैंने अभी पढ़ के आए अभी राज्यपाल वाले में, तो ये ध्यान रखना, सत्र को आउट कर सकते हैं, सत्रावसान कर सकते हैं, विघटन कर सकते हैं, स्थगन का यहां पर नहीं लिख रखा है। अनुच्छेद नंबर 178 विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष 19 सदस्यों में से बना दिया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। त्यागपत्र अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। अगर त्यागपत्र है तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष को दे देगा, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को दे देगा, तो यह आपको कंफर्म होना चाहिए। उसके अलावा देखिए, यह हो गया, तो इसमें इंपॉर्टेंट यही बात ध्यान रखनी है, 5 वर्ष का इनका कार्यकाल है। और सबसे इंपॉर्टेंट, न्यूनतम संख्या 60 है, अधिकतम 500 हो सकती है, लेकिन कुछ अपवाद है। पुडुचेरी 23 है, सिक्किम 32 है, मिजोरम 40 है और गोवा 40 है, ये आपको पता होना चाहिए। प्रत्यक्ष चुनाव है,
अधिकतम ध्यान रखना 25 वर्ष उम्र है, 17 आवेदन करना, 17 अवसान करना, विघटन करना, ये सब राज्यपाल महोदय करते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखें 173 के अंदर योग्यता का वर्णन कर रखा है, किसको बनाया जाएगा सदस्य, तो 25 वर्ष उम्र है, भारत का नागरिक होना चाहिए, ये सभी है ना। अभी हम पढ़ के आए तो वो ध्यान रखना। 174 वाला अभी पढ़ा है। 175 में हमें राज्यपाल वाला टॉपिक में पढ़ा के शब्दों में अभिभाषण का तथा उनको संदेश भेजने का अधिकार राज्यपाल का अधिकार होगा। 176 के अंदर राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, ये भी पढ़ के आए थे। 177 के अंदर सदन में मंत्रियों तथा महाधिवक्ता के अधिकार भी होंगे। 177 के मंत्रियों के कुछ अधिकार और महाधिवक्ता जब भाग लेता है किसमें, ये महाधिवक्ता का एक अधिकार है कि वो विधानसभा का सदस्य न होते हुए भी विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेता है, लेकिन वोट देने का उसका अधिकार नहीं है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये किसमें दे रखा अधिकार, 177 में अनुच्छेद नंबर। हाँ भाई 178 में विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष उसी में से बना दिया जाता है। 182 विधान परिषद का सभापति उपसभापति, ये भी पढ़ के आए। 186 के अंदर अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति उपसभापति के वेतन व भत्ते किसमें कर रखा है, 186 के अंदर। 188 के अंदर विधानमंडल के सदनों की शपथ का वर्णन 188 के अंदर है। विधानमंडल के सदस्यों, वैसे विधानसभा अध्यक्ष है ना, प्रोटेम स्पीकर की विधान जैसे नहीं आती तो प्रोटेम स्पीकर साहब शपथ दिलाते हैं विधानसभा अध्यक्ष को, फिर बाद में वो दिला लेते हैं। अनुच्छेद नंबर 195 विधानमंडल के सदस्यों के वेतन भत्ते, तो ये सभी अलग अलग दे रखे हैं अनुच्छेद। अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो फिर अब क्या कर सकते हैं, बार बार देखने से ही याद होने वाले हैं। 198 के अंदर धन विधेयक के हैं। 199 में धन विधेयक की परिभाषा दे रखी है। 200 के अंदर विधेयक है, ये तो हम पढ़ के आए थे। 201 के तहत विधेयक पर राष्ट्रपति की प्रतिक्रिया है और 213 के तहत अध्यादेश है। जब विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो तब ये कार्रवाई की जाती है। अगला टॉपिक है उच्च न्यायालय। देखिए विधानसभा हो चुकी है, विधान परिषद हो चुकी है, मुख्यमंत्री हो चुका है, राज्यपाल हो चुका है और हमारा महाधिवक्ता हो चुका है, और अब आ गया है उच्च न्यायालय। मैंने कहा ना कम टाइम में मैं आपको बहुत कुछ देने वाला हूं इस क्लास के अंदर, इसलिए आप इस क्लास को ध्यान पूर्वक देखने की कोशिश कीजिए। कम समय में आपको काफी कुछ इसमें याद होने वाला है ना। इस क्लास को देखने के बाद में आपको खुद को लगेगा कि हाँ काफी कुछ हमें याद भी है। चलेगा, आगे लेते हैं। अब है अनुच्छेद नंबर 214 से 231। चलेगा, उच्च न्यायालय के बारे में हम पढ़ेंगे पूरा का पूरा डिटेल से। मैं आपको बता दूं भाग 6 के अंदर है इस उच्च न्यायालय का। हम हाई कोर्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एक उच्चतम न्यायालय होता है, एक उच्च न्यायालय होता है। उच्च न्यायालय के अंदर राज्य के अंदर होता है। उच्चतम न्यायालय केंद्र के अंदर, आप मान सकते हैं नई दिल्ली के अंदर उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय ना। तो उच्चतम न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय, फिर अधीनस्थ न्यायालय, फिर जिला न्यायालय, इस प्रकार से ये पूरा ढांचा है। इसको एकीकृत न्यायिक व्यवस्था भी कहते हैं। तो सबसे ऊपर बड़ा, फिर नीचे छोटा, फिर छोटा छोटा, ऐसे है ना। और ये भी आप ध्यान रखिएगा, जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है उसका पालन हाई कोर्ट को करना होता है। जो हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है वो उनके अधीनस्थ न्यायालय इसका पालन करते हैं, उसको अभिलेख न्यायालय भी कहा जाता है। तो ये आपको पता भी होना चाहिए। अब देखिए सबसे पहले अनुच्छेद नंबर 214। अनुच्छेद नंबर 214 क्या लिख रखा है इसके अंदर, देखिए अनुच्छेद नंबर 214 के अंदर उच्च न्यायालय। प्रत्येक राज्य के अंदर क्या होगा, एक उच्च न्यायालय होगा। प्रत्येक राज्य के अंदर एक उच्च न्यायालय होगा भाई। क्या होगा, उच्च न्यायालय होगा। वर्तमान में भारत के अंदर कितने उच्च न्यायालय है, 25 उच्च न्यायालय। एक तो आपको ये ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट, 25 उच्च न्यायालय है। नवीनतम 2019 को अंदर बना था, जनवरी 2019 के अंदर बना था। ये कौन सा बना था, अमरावती में बना था ना, तेलंगाना ना, अमरावती के अंदर बना था। तो तेलंगाना वाला, तेलंगाना उच्च न्यायालय ना। अभी आ जाएगा आपके यहां पर, मैंने बता रखा ना, कहां गया, ये देखिए आंध्र प्रदेश के अमरावती में बना था, लेकिन अब अलग अलग हो गया ना, इसलिए और हम देख लेंगे। आप मान सकते हैं आंध्र प्रदेश वाला, ठीक है ना। ये देखिए 2019 में, 2013 में 3 और बने थे, तो वो आप ध्यान देख लें। 214 के तहत प्रत्येक राज्य के अंदर एक उच्च न्यायालय होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा 231 के अंदर एक ये बात भी लिख रखी है कि संसद चाहे तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक ही उच्च न्यायालय बना सकते हैं। मतलब संसद चाहे
तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक ही उच्च न्यायालय की व्यवस्था कर सकते हैं। यह बात 231 के अंदर लिख रखी। लेकिन अब देखिए ऐसा कर सकती है संसद। ध्यान रखना उच्च न्यायालय में जो संख्या है वो ध्यान रखना, उच्च न्यायालय में संख्या है वो राष्ट्रपति तय करते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर संख्या है वो संसद तय करती है कि उसके अंदर न्यायाधीशों की संख्या वगैरह कितनी होगी। तो ठीक है ना, वो भी आप ध्यान रखना। अनुच्छेद नंबर 215 अभिलेख न्यायालय। देखिए 215 अभिलेख न्यायालय का क्या मतलब है? देखिए जो भी उच्च न्यायालय फैसला देगा उस सभी फैसलों को सुरक्षित रखना होगा। उन सभी फैसलों को उनसे नीचे वाले जितने भी न्यायालय हैं उन सबको उनका पालन करना होगा, उनको ध्यान में रखते हुए फैसला देना होगा या फिर उनका पालन करना होगा। तो ये अभिलेख न्यायालय जितने भी फैसले दिए आज तक वो सभी को सभी उनको सुरक्षित रखना होगा। 216 के अंदर इनका गठन का वर्णन है। सुप्रीम हाईकोर्ट का गठन का वर्णन 216 के तहत है। ठीक है, आगे अब हम देखने वाले हैं पूरा का पूरा। देखिए 217 के तहत नियुक्ति। देखिए हाई कोर्ट के जो सीजे हाई कोर्ट है उसका एक तो मुख्य न्यायाधीश और एक अन्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश है ना। इन दोनों की जो नियुक्ति है वो प्रेसिडेंट करते हैं। कौन करते हैं? ये देखिए नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करते हैं। 217 के तहत नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ध्यान रखना इनको शपथ यहां पर लिख रखा होगा ना, देख लीजिए ये 219 शपथ राज्यपाल महोदय दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं? शपथ राज्यपाल दिलाते हैं। नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। वेतन 221 के तहत वेतन इनको मिलता है। ध्यान रखना वेतन है ना, वेतन तो संचित निधि से ही मिलता है। जिस राज्य के अंदर है उस राज्य की संचित निधि से, लेकिन इनको पेंशन है ना वो भारत की संचित निधि से मिलती है। इनको ये राज्यपाल न्यायाधीशों को, ठीक है, न्यायाधीशों को जो पेंशन है वो भारत की संचित निधि से, जबकि इनका वेतन है वो जिस राज्य के अंदर इनकी नियुक्ति है उस राज्य की संचित निधि से। ये आपको इंपोर्टेंट ध्यान रखना। अनुच्छेद 222 के तहत स्थानांतरण राष्ट्रपति के द्वारा। एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर इनका स्थानांतरण न्यायाधीशों का कौन करेगा? राष्ट्रपति महोदय करेगा। किस अनुच्छेद के तहत? 222 के तहत। 217 नियुक्ति राष्ट्रपति, 219 शपथ राज्यपाल, 221 वेतन संचित निधि जिस राज्य के अंदर है तो उस राज्य की संचित निधि, पेंशन केंद्र सरकार की संचित निधि से। 222 स्थानांतरण राष्ट्रपति महोदय करेंगे। 223 के तहत कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। देखिए किसी कारणवश उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश का पद खाली है तो फिर वहां पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भी कौन बनाएंगे? राष्ट्रपति ही बनाने वाले, प्रेसिडेंट। देखिए अनुच्छेद नंबर 224 अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति। क्या है ना, कभी कभी न्यायालय के कार्य का भार बहुत बढ़ जाता है तो वहां पर अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति भी की जा सकती है। अपर न्यायाधीशों की है ना, 2 वर्ष के लिए कर सकते हैं इसमें अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति। जिस प्रकार से तदर्थ न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में, तो यहां पर अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। अनुच्छेद 225 क्षेत्राधिकार। देखिए क्षेत्राधिकार संसद, इसका क्षेत्राधिकार है वो संसद घटा बढ़ा सकती है, तय कर सकती है। क्षेत्राधिकार इनका बढ़ा भी सकती है संसद, है ना, कानून बना के। और अब है अनुच्छेद नंबर 226 रिट जारी करना। देखिए और रिट जारी करना आप सबको पता है, जिस प्रकार से अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है उसी प्रकार से हाई कोर्ट भी रिट जारी करता है। अनुच्छेद 226 के तहत आपने नाम सुना होगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, उत्प्रेषण है ना, परमादेश है, ये सभी रिट जारी होती है 226 के तहत। क्यों होती है? क्योंकि मूल अधिकारों का हनन हो या फिर कुछ और कारण हो सकते हैं तो उसमें हाई कोर्ट जारी कर सकता है। लेकिन ध्यान रखना सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मूल अधिकारों के हनन पर ही रिट जारी कर सकती है, और उसके अलावा इनको परिवीक्षण का भी अधिकार दे रखा है हाई कोर्ट को, लेकिन जबकि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा नहीं दे रखा है। तो यह अनुच्छेद पूरे के पूरे आपको याद होने चाहिए। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। हाई कोर्ट के अंदर न्यायाधीशों की संख्या, ध्यान से सुन लीजिएगा प्रश्न, हाई कोर्ट के अंदर न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी और इसकी संख्या कौन निर्धारित करेगा? राष्ट्रपति तय करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी वो संख्या संसद तय करती है, ध्यान रखना। चलेगा अगला प्रश्न, अगली स्लाइड पे चलते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय की, अब देखिए राजस्थान का पढ़ रहे हैं तो राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 29 अगस्त 1950 को हुई है। जिस समय इसकी स्थापना हुई उस समय 1 + 11 यानी कि टोटल 12, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश प्लस अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? 12, ठीक है।
उच्च न्यायालय की जो प्रधान पीठ है वो जोधपुर में है, जबकि इसकी खंडपीठ है, लिख रखा है कहीं खंडपीठ, लेकिन खंडपीठ है वो कहां पर है, जयपुर के अंदर है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। पी सत्यनारायण राउत समिति की सिफारिश पर ही इसको जोधपुर में रखा गया कोर्ट को। उच्च न्यायालय की जो जयपुर बेंच है, ये देख लीजिएगा, जयपुर बेंच है, स्थापना 8 दिसंबर 1976 को की गई थी। ठीक है, और न्यायाधीशों की संख्या वर्तमान में राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 50 है। योग्यता क्या होनी चाहिए, 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर रहा हो, या फिर किसी उच्च न्यायालय में 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में 10 वर्ष तक वकील रहा हो। 10 वर्ष तक, आप सीधा भाषा में समझिए, 10 साल वकील रहा हो, या फिर 10 साल कोई न्यायिक पद पर रहा हो, या फिर भारत का नागरिक हो। 3 प्रकार के साथ है, लेकिन ध्यान रखना राष्ट्रपति की नजर में विधिवता हो या फिर ऐसा कानून का ज्ञाता हो, ऐसी यहां पर कोई शर्त नहीं है। वहां पर जरूर है सुप्रीम कोर्ट वाले में, लेकिन यहां पर नहीं है। आपको यहां पर ध्यान ये रखना है कि 10 साल तक न्यायिक पद पर रहा हो, 10 साल तक वकील रहा हो, और भारत का नागरिक हो, मूल रूप से नहीं, तो फिर हम उसको क्या बना सकते हैं, अन्यायाधीश बना सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 217 के तहत इनका कार्यकाल 62 वर्ष है भाई, 62 वर्ष है, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। और वहां का 65 है। ठीक है ना, हटाने की प्रक्रिया जो सुप्रीम कोर्ट के महाभियोग द्वारा हटाते हैं, उसी प्रकार से इनको भी हटाया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट मैंने कई बार आपको बता भी है, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को जैसे हटाते हैं, इनको भी वैसे का वैसा हटाया जा सकता है। राजस्थान के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा है। सर्वाधिक लंबी अवधि तक मुख्य न्यायाधीश कैलाशनाथ वांचू रहे हैं राजस्थान में। तो ये पूरे के पूरे आपको स्लाइड में पूरा का पूरा पता होना चाहिए। शुरुआत में 1 प्लस, ध्यान रखना 1 प्लस 11 है भाई, 12 है, और वर्तमान में 50 है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चले आगे, चलेगा। देखिए वर्तमान में हाई कोर्ट की संख्या पूरे भारत में कितनी है, 25 है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और जम्मू कश्मीर का खुद का क्या है, हाई कोर्ट है। ठीक है, देखिए ये पड़ा जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय, जम्मू कश्मीर में 2 आते हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। 2013 में मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा 3 बने। 1 जनवरी 2019 में आंध्र प्रदेश, चेन्नई में तमिलनाडु, पुदुचेरी आता है। केरल उच्च न्यायालय जो कि गुवाहाटी, केरल और लक्षद्वीप आता है। कोलकाता उच्च न्यायालय में पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है। मुंबई में महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव, दादर नगर हवेली। गुवाहाटी उच्च न्यायालय में असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम। चंडीगढ़ उच्च न्यायालय पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़। देखिए इसमें मुझे पता है कि आपको सब याद हो जाएंगे, लेकिन एक चीज है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश है, फिर नागालैंड है, फिर मणिपुर है, फिर मिजोरम है। ठीक है ना, तो देखिए यहां पर एक चीज है, देखिए आप देख लीजिएगा, और एक यहां पर है आपके त्रिपुरा, और यहां पर है मेघालय, और यहां पर ये बांग्लादेश ही है, और यहां पर है असम, है ना। तो यहां पर देखिए, यहां पर एक स्कीम कर रखा है। देखिए ये एक, तो ये एक, ये और एक, ये 2013 में बनता है। ठीक है, एक ये, एक ये, एक ये है ना, ये अलग है। ये देख लीजिएगा कहां गए वो, अरे अभी था ना ये वाला, इसमें एक ये असम है। देखिए मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और असम का तो ये हाईकोर्ट है, जबकि यह 1 2 3 मेघालय, त्रिपुरा और आपका एक कौन सा है, मणिपुर का 2013 में ये बने थे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये पूछा जाता है कई बार बार, और इसलिए आप उसको ध्यान रखिएगा। बाकी वाला आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। आंध्र प्रदेश में 2019 में, ठीक है, 2013 वाला आपको जरूर याद रखना है। मणिपुर से मणिपुर, और सामने इधर मेघालय, मेघालय से नीचे त्रिपुरा, ये तीनों बने थे 2013 में। असम ऊपर है, असम, नागालैंड, फिर असम, अरुणाचल प्रदेश के नीचे नागालैंड है, फिर मणिपुर छोड़ देना है, फिर मिजोरम है, ये बना था। केरल में आप सबको पता है, केरल और लक्षद्वीप हो जाएगा। कोलकाता वाला मैंने, कोलकाता तो होगा ही, पश्चिम बंगाल तो, और उसके आगे अंडमान निकोबार वाला हो जाएगा। मुंबई महाराष्ट्र हो जाएगा, गोवा हो जाएगा, दमन दीव, दादर नगर हवेली हो जाएगा। ये आपको बता दिया। चंडीगढ़ वाले में आपको सबको पता है कि एक चंडीगढ़ है और पंजाब हरियाणा है। सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको फिर बोल देता हूं, ये वाला, क्योंकि यहां पर आपको कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाता है, और एक ये वाला। ठीक है, तो ये भाई हाईकोर्ट वाला पूरा अपना ठीक ठाक कंप्लीट हो गया भाई। ठीक है ना, मैं बता रहा हूं, मैं आप फिर बोल रहा हूं, इनको आप याद करके जाइएगा। गुवाहाटी वाला है और 2013 वाला है, क्योंकि यहां पर मैचिंग वाला प्रश्न पूछा जाता है। चलेगा, अगला टॉपिक अपना है राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग, देखिए
भारतीय निर्वाचन आयोग तो काम करता है सांसद है या फिर राज्य विधानसभाओं के सदस्य है, लोकसभा राज्यसभा के सदस्य है, उनका चुनाव कराता है। देखिए, जबकि राज्य के अंदर जब स्थानीय सरकारों के चुनाव कराना, चाहे पंचायती राज हो चाहे नगरीय स्थानीय नगरीय निकाय के चुनाव हो, तो आपके ये राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कराता है। तो अब इसका देख लेते हैं हम। सबसे इंपॉर्टेंट, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग क्या है? ये एक सदस्य है भाई। देखिए, एक ही सदस्य निकाय है, मतलब एक ही होता है इसके अंदर राज्य निर्वाचन आयुक्त। क्या है? एक संवैधानिक है, स्वतंत्र निकाय। संवैधानिक का क्या मतलब है? संविधान के अंदर वर्णन कर रखा है। 73वां व 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत क्या कर दिया? एक तो भाग 9 जोड़ दिया, एक 9 भाग जोड़ दिया। ठीक है, एक तो भाग 9 जोड़ा, एक तो भाग 9 और एक भाग जोड़ दिया गया। कौन सा? 9 क। ठीक है, ये दोनों भाग जोड़े गए। ये 73वां जोड़ा गया, ये 74 में जोड़ा गया। क्या क्या जोड़ा? देखिए, पंचायती राज को तो भाग 9 में जोड़ दिया गया। अनुच्छेद जोड़ा 243 के ट, अनुच्छेद 243 के ट तक। ठीक है, और शुरुआत स्टार्ट ए से स्टार्ट हो रहा है और के ट तक गया। नगरीय निकाय भाग 9 क में अनुच्छेद 243 जेड ए य क तक जोड़ा गया। 243 जेड ए य क तक जोड़ा गया। मतलब ये यहां से तक नहीं है, शुरुआत ए से स्टार्ट हो रहा है। 243 ए से 243 के ट तक। 243 यहां के से आगे से स्टार्ट हो जाता है और 243 जेड ए य क तक चलता है। ठीक है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 120 के तहत इसकी स्थापना का जो आदेश है वो 17 जून 1994, क्या 17 जून 1994 को इसकी स्थापना का आदेश निकलता है। ये तो आदेश है, लेकिन आपको इंपोर्टेंट तारीख ये वाली ध्यान रखनी है। कार्य प्रारंभ 1 जुलाई 1994 को क्या? 1 जुलाई 1994 को कार्य प्रारंभ किया। मुख्यालय इसका जयपुर में। इंपोर्टेंट क्या याद रखना है? स्वतंत्र निकाय है, एक सदस्य निकाय है, स्वतंत्र है, संवैधानिक है। 73-74 में जोड़ा गया है। एक तो 73 में जोड़ा गया, भाग 9 जोड़ा गया, भाग 9 क जोड़ा गया। उसके अलावा 243 ए से स्टार्ट होगा, 243 के तक जाता है, यानी कि ट तक। अब उससे आगे स्टार्ट हो गया ये नगरीय निकाय, भाग 9 क 243 जेड ए य क तक चलता है। फिर इसका आदेश स्थापना का 17 जून 1994, लेकिन कार्य 1 जुलाई 1994। 17 जून भी याद रखना है, आदेश निकला जगह, लेकिन आपको यह भी याद रखना होगा 1 जुलाई 1994 को इसकी स्थापना, 1 जुलाई 1994 को इसकी स्थापना या फिर कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। जयपुर में इसका मुख्यालय, कहां पर है? जयपुर में इसका मुख्यालय है। चलें आगे। अब देखिए, बनाते किसको है? तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को हम बनाते हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त। कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष 65 वर्ष, दोनों में से कोई भी हो, लेकिन ये पहले है ना 662 था, लेकिन वर्तमान के अंदर आपको ध्यान रखना है क्या है? 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष। 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष वर्तमान में कार्यकाल राज्य निर्वाचन आयुक्त का। देखिए, प्रथम निर्वाचन आयुक्त अमर सिंह राठौर थे। त्याग पत्र राज्यपाल को दे सकते हैं, नियुक्ति भी राज्यपाल ही करते हैं। हटाते हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समान है और राष्ट्रपति हटाते हैं। पदावधि और सेवा शर्तें, वेतन भत्ते कौन तय करता है? राज्यपाल तय करता है। पदावधि, सेवा शर्तें, वेतन भत्ते राज्यपाल तय करता है भाई। पदावधि, सेवा शर्तें, वेतन भत्ते, ये सभी के सभी कौन तय करता है? राज्यपाल तय करता है। वेतन हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के समान ही मिलता है, 225 मिलता है, हाईकोर्ट के समान ही मिलता है, 225 मिलता है। ठीक है, तो यह सब कुछ आपको पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यह ध्यान रखनी है, इसमें भी यह एक इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इसको जो हटाने का कार्य है वो राष्ट्रपति महोदय करते हैं। हटाते कौन है? तो हटाते हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के समान ही प्रेसिडेंट हटाते। ठीक है, बाकी इनका पेमेंट वगैरह मैंने सब कुछ बता दिया। लगाते कौन है? राज्यपाल नियुक्ति करते हैं। इनकी सेवा शर्तें वगैरह, इनकी संख्या कितनी होगी, ये सब राज्यपाल महोदय ही तय करते हैं, क्योंकि ये तो राज्यपाल ही इनका नियुक्ति करते हैं, तो इनका ही ऊपर सब कुछ है। 5-65 इनका कार्यकाल है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कई बार पूछा भी गया प्रश्न है। 5-65, पहले 6-62 होता था, लेकिन अभी 5-65 है। वर्तमान के अंदर ये है चीजें हैं, इसलिए आपको ध्यान रखनी होगी 5-65। चलेगा, अगला टॉपिक लेते हैं, और अगला है राजस्थान लोक सेवा आयोग। क्या है? राजस्थान लोक सेवा आयोग क्या है? ये राजस्थान लोक सेवा आयोग, तो देखिए राज्य के अंदर भर्तियों से संबंधित
एक एजेंसी है जो कि सबसे एक आयोग मान सकते हैं कि यह राजस्थान के अंदर जितने भी पदाधिकारी हैं, प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, उनका वो नियुक्ति करती हैं, उनका चयन करती हैं। तो देखिए अभी देखते हैं, 1 मिनट रुकिए, कितने पेज बचे हैं। देखिए राजस्थान लोक सेवा आयोग सबसे इंपोर्टेंट भाग 14 में, किसमें, भाग 14 के अंदर राजस्थान लोक सेवा आयोग का वर्णन कर रखा है। भाग 14 के अंदर अनुच्छेद कहां से कहां तक है, 315 से 323 तक इसका वर्णन कर रखा है। अनुच्छेद 315 से 323 के मध्य राजस्थान लोक सेवा आयोग का वर्णन कर रखा है भाई। कहां से कहां तक, 315 से 323। लेकिन ध्यान रखना, ये तो अनुच्छेद बता दिया आपको 315 से 323 तक, भाग आपको पता है भाग 14 के अंदर है। लेकिन ध्यान रखना, इसकी स्थापना हुई थी राजस्थान लोक सेवा आयोग, उससे पहले भी ध्यान रखना 3 ऐसे हैं जहां पर स्थापना पहले से हो रखी है। जोधपुर में 1939, जयपुर में 1940 और बीकानेर रियासत में 1940 पहले से ही लोक सेवा आयोग का गठन कर रखा था। यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग का पहले से यहां पर गठन कर रखा था 1939, 1940, 1946। जोधपुर 1939 है, याद कर लीजिएगा। जयपुर 1940 है, बीकानेर 1946 है। ध्यान रखना 16 अगस्त 1949 को राज प्रमुख मानसिंह सेकंड द्वारा एक आदेश निकाला जाता है। और ध्यान रखना इसी आदेश के क्रम में, मतलब इसकी स्थापना का आदेश यह निकल जाता है, लेकिन यह 20 अगस्त 1949 को राजपत्र में प्रकाशित होता है, गजट में राज्य के। और उसी आगे कार्य प्रारंभ इन्होंने 22 दिसंबर 1949 को किया। अब प्रश्न जैसे पूछा जाए वैसे ही उत्तर देना, ये तीनों आंकड़े आपको याद होने चाहिए। अगर प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान लोक सेवा आयोग ने कार्य कब प्रारंभ स्टार्ट किया, तो 22 दिसंबर 1949 जयपुर से होगा। अगर वो पूछा जाए कि गजट के अंदर, राज्य के गजट के अंदर प्रकाशित कब हुआ, तो आपको 20 अगस्त 1949 बताना पड़ेगा। और अगर ऐसा प्रश्न ऐसा पूछा जाए कि मानसिंह सेकंड द्वारा इसका आदेश कब निकाला गया, तो 16 अगस्त है भाई। 16 अगस्त भी इंपॉर्टेंट है, 20 अगस्त भी इंपॉर्टेंट है, 22 दिसंबर भी इंपॉर्टेंट है। पीछे आपको देखिए 1949, 1949, 1949, सभी 1949 ही है। पीछे आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आगे वाला याद रखना पड़ेगा। 16 अगस्त को क्या हुआ, आदेश निकाला, किसने, मानसिंह सेकंड ने, ठीक है, राज प्रमुख मानसिंह सेकंड ने। 20 अगस्त को क्या हुआ, राजपत्र में प्रकाशित हुआ। 22 दिसंबर को इन्होंने कार्य प्रारंभ किया। तो 16 अगस्त, 20 अगस्त, 22 दिसंबर तीनों याद रखनी है। पीछे 1949 है, सभी, कोई दिक्कत नहीं है। जयपुर से ध्यान रखना, वर्तमान के अंदर अजमेर में है, और वो पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर ही 1 नवंबर 1956 को अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। किसको, आरपीएससी को। राजस्थान लोक सेवा आयोग को 1 नवंबर 1956 को इसको स्थानांतरित कर दिया, कहां पर, ध्यान रखना, अजमेर स्थानांतरित कर दिया। उससे पहले ये कहां पर थी, उससे पहले ये जयपुर में थी, और जयपुर में थी, लेकिन अभी वर्तमान के अंदर ये अजमेर के अंदर है। और अजमेर वर्तमान में ये अजमेर के अंदर है, और इसीलिए आपको ये ध्यान रखना होगा। और अजमेर किसकी समिति की सिफारिश पर इसको स्थानांतरित किया, तो ये आपको पता होना चाहिए, 1 नवंबर 1956 पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। इंपॉर्टेंट है, चलेगा, अगले चलते हैं। देखिए स्थापना के समय 1 अध्यक्ष 2 सदस्य थे। कितने थे, 1 अध्यक्ष 2 सदस्य, 1 अध्यक्ष 2 सदस्य, यानी कि टोटल 3 थे भाई, ठीक है। वर्तमान के अंदर कितने, 11। ये देखिए 2011 में 1 सदस्य और 7 हो गए थे, लेकिन वर्तमान में 1 अध्यक्ष 10 सदस्य, मतलब टोटल 11 हो गए। वर्तमान में 1 अध्यक्ष 10 सदस्य हैं, 3 सदस्य अभी हाल ही में, कुछ दिन पहले ही 3 सदस्य और इसमें ऐड कर दिए गए हैं, ठीक है ना। योग्यता क्या होनी चाहिए, आरपीसी सदस्य में 50% भारत सरकार या राज्य सरकार के कम से कम 10 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव। सीधी सी बात यह है, आरपीएससी के अंदर अब 10 सदस्य है ना, मतलब एक तो मुख्य चेयरमैन होंगे और 10 सदस्य होंगे। 10 सदस्य के अंदर 5 तो वो व्यक्ति होंगे, चाहे भारत सरकार हो चाहे राजस्थान सरकार हो, प्रशासनिक सेवा के अंदर 50% सदस्य, उनको 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, उनको हम क्या बना देंगे, सदस्य बना देंगे। और 5 सदस्य है वो प्रशासनिक सेवा का ही बनते हैं भाई, ठीक है ना। मतलब देखिए 5 सदस्य वो बनते हैं जिसको भारत सरकार या फिर राज्य सरकार के अंदर
प्रशासनिक सेवा का 10 साल का अनुभव, उनको बनाते हैं। अब 5 सदस्य पीछे बच गए, वो राजनेता भी हो सकते हैं, समाज से हो सकते हैं, खेल से हो सकते हैं, वो सभी हो सकते हैं। मतलब पीछे समाज, खेल, ऐसे क्षेत्र जहां पर वो राज्यपाल उनको किसी भी सत्र से उनको नियुक्त कर सकते हैं भाई। वो समाज से हो सकते हैं, वो खेल से जगत से हो सकते हैं, वो राजनेता हो सकते हैं, तो उनको बनाया जा सकता है। लेकिन 5 तो ये फिक्स है कि वो 50% सदस्य फिक्स है, मतलब टोटल सदस्य में से कि वो प्रशासनिक सेवा का अनुभव रखने वाले ही होंगे। तो ये बात आपको इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। शुरुआत में 3 थे और फिर 2011 में इसमें 8 हो गए और वर्तमान के अंदर 11 है भाई, 1+10। देखिए एक संवैधानिक निकाय सबको पता है क्योंकि 315 से 323 तक इसका वर्णन है, यह आपने पढ़ा था। परामर्श सलाहकारी है, यह भी पता है आपको। अनुच्छेद 315 का गठन, अनुच्छेद 315 में क्या लिख रखा है कि गठन का वर्णन है। कैसे? देखिए 315(1) में यह लिख रखा है प्रत्येक राज्य में एक लोक सेवा आयोग होगा। ठीक है भाई, 315(1) के अंदर प्रत्येक राज्य के अंदर एक लोक सेवा आयोग होगा। लेकिन 315 में यह भी दे रखा है कि संयुक्त लोक सेवा का भी प्रावधान कर रखा है भाई। और संयुक्त लोक सेवा का प्रावधान, देखिए प्रत्येक राज्य के अंदर लोक सेवा आयोग होगा, ठीक है। इसके अंदर तो ठीक है, इनके सदस्यों की नियुक्ति या फिर अध्यक्ष की नियुक्ति तो राज्यपाल कर देंगे, गवर्नर, ठीक है। लेकिन संयुक्त लोक सेवा आयोग का जो होगी उसकी सदस्य की नियुक्ति या फिर अध्यक्ष की नियुक्ति है वो प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति करने वाले हैं। ये इंपोर्टेंट है। संयुक्त है तो राष्ट्रपति करने वाले हैं, और अगर राज्य एक ही राज्य के अंदर है तो फिर गवर्नर करने वाले हैं। अनुच्छेद 316 अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति और पदावधि। देखिए अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति मैंने पहले भी बता दिया कि नियुक्ति कौन करेगा। अगर अलग अलग राज्य के अंदर अलग अलग है तो राज्यपाल कर देगा वहां का। लेकिन 2 राज्यों का एक ही संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग है तो फिर प्रेसिडेंट करेंगे, राष्ट्रपति करने वाले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। और ध्यान ये रखना है सबसे इंपॉर्टेंट, इन सदस्यों को हटाते कौन है? राष्ट्रपति हटाते राष्ट्रपति है भाई। निलंबन गवर्नर कर सकते हैं, लेकिन संयुक्त वालों में तो हटाते भी राष्ट्रपति है, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, उनका त्यागपत्र भी राष्ट्रपति है। लेकिन एक राज्य के अंदर है तो नियुक्ति राज्यपाल कर देते हैं, वो निलंबन राज्यपाल कर देते हैं, त्यागपत्र चाहे तो राज्यपाल को दे सकते हैं, लेकिन हटाने का कार्य है भाई वो प्रेसिडेंट। तो ये आपको इंपोर्टेंट ध्यान रखना भाई। अनुच्छेद 316(1) के अंदर नियुक्ति है, नियुक्ति आप सबको मैंने बता दी है। अगर एक ही राज्य के अंदर है तो राज्यपाल उनकी नियुक्ति कर सकते हैं, 2 राज्यों के एक हैं तो फिर राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करेंगे, लेकिन हटाने का कार्य राष्ट्रपति ही करते हैं। इसमें एक राज्य के अंदर है उनको निलंबित या फिर सस्पेंड करने का कार्य राज्यपाल महोदय कर सकते हैं। लेकिन इनकी पदावधि देखिए, इनकी पदावधि 662 वर्ष है। कितनी है? 662 वर्ष इनकी पदावधि। ध्यान रखिएगा 41वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, 60 वर्ष से 62 वर्ष आयु कर दी गई। 41वां संविधान संशोधन हुआ 1976 के अंदर, 60 वर्ष से इनकी आयु 62 वर्ष कर दी गई। यह आपको पता होना चाहिए। अनुच्छेद 317 बर्खास्त और निलंबन से संबंधित है। अनुच्छेद 317(1) कदाचार का आरोप। देखिए अक्षमता नहीं लिख रखा है, यह इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। दोनों शब्द साथ में आ जाए तो आप मान के चलेगा वो आपका गलत होगा। कदाचार एक ही चीज लिख रखी है यहां पर, सिर्फ एक ही है कदाचार। कदाचार का आरोप लग जाए तो फिर वो साबित हो जाए तो फिर उनको हटाया जाता है। 317(2) में निलंबन राज्यपाल करते हैं, लेकिन 2 राज्यों का है तो राष्ट्रपति करेंगे। अगर वो इसके अलावा, देखिए 2 तो ये चीज हो गई, एक चीज तो यह हो गई कदाचार का आरोप, उसके अलावा देखिए दिवालिया हो गया, मानसिक विकृत हो गया, शारीरिक रूप से अक्षम हो गया, लाभ का पद धारण कर लिया, तो फिर हटा सकते हैं उनको। तो फिर उनको राष्ट्रपति महोदय हटा सकते हैं भाई। दिवालिया हो जाए तो फिर उसको हटा जा सकता है। मानसिक रूप से पागल हो जाए भाई, अगर शारीरिक रूप से अक्षम हो जाए, कुछ टूट फूट हो जाए या हाथ वगैरह पैर वगैरह चलने में असम हो जाए, तो फिर लाभ का पद अगर धारण कर दिया या फिर राज्य में या फिर केंद्र में, तो फिर उसको हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति उसको हटा सकते हैं। देखिए अनुच्छेद नंबर 318 सेवा शर्तें संख्या राज्यपाल तय करते हैं। अभी हम पढ़ के आए थे राज्य निर्वाचन आयोग, उसके अंदर भी सेवा शर्तें संख्या वगैरह कौन तय करता है? राज्यपाल। आरपीएससी के अंदर भी सेवा शर्तें संख्या वगैरह कौन तय कर रहा है? राज्यपाल। लेकिन एक चीज और पढ़ी थी हमने उच्च न्यायालय के अंदर, न्यायाधीशों की संख्या है वो तय कौन करता है? तो ध्यान रखिएगा वहां पर तय करता है संसद। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर न्यायाधीशों की संख्या तय कौन करता है? राष्ट्रपति तय करता है। ठीक है, तो ये सब अलग अलग है भाई, आपको ध्यान रखना होगा। देखिए अनुच्छेद नंबर 319 सेवानिवृत्ति के बाद पद धारण करने संबंधित। देखिए सेवानिवृत्ति के बाद में अगर कोई अध्यक्ष पद से रिटायर होता है तो वो यूपीएससी के अंदर
अध्यक्ष या सदस्य बन सकता है। लेकिन आरपीएससी के अंदर सदस्य अगर रिटायर होता है सदस्य से तो फिर वो अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन अध्यक्ष ही वापस रिटायर हो सकता है, तो सदस्य या फिर अध्यक्ष उसमें नहीं बन सकता, लेकिन वो यूपीएससी के अंदर जा सकता है। ये आप ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 320 के अंदर कार्य और कर्तव्य दे रखा है, इनको क्या क्या कार्य मिल रखा है जो आपको सबको पता है, भर्ती से संबंधित कार्य करते हैं। अनुच्छेद 321 के तहत कर्तव्यों का विस्तार का वर्णन कर रखा है इनका। अनुच्छेद 322 के व्यय और खर्चे संचित निधि से होंगे, जितना भी व्यय होगा खर्चा होगा वो राज्य की संचित निधि से होने वाला 322 के तहत। 323 के तहत वार्षिक प्रतिवेदन रिपोर्ट राज्यपाल महोदय को दी जाएगी। वार्षिक प्रतिवेदन रिपोर्ट है वो राज्यपाल महोदय को दी जाएगी। उसके अंदर एक सचिव भी होता है भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी। तो ये ध्यान रखिएगा, वार्षिक प्रतिवेदन ध्यान रखना। अभी हम पढ़ के आए थे आरपीएससी का, वित्त आयोग का, और अभी आया है ये आरपीएससी पढ़ रहे हैं हमें, तो इन दोनों का प्रतिवेदन राज्यपाल महोदय को दिया जाता है, फिर ये राज्य विधानमंडल के अंदर रखाते हैं। वैसे ये इंपॉर्टेंट है, एक ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये वाला इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो आप सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वाला थोड़ा विशेष ध्यान रखना भाई, ठीक है ना। चलेगा, अगला देखते हैं। प्रथम अध्यक्ष कार्यवाहक एसके घोष बने थे, ठीक है, और ये राजस्थान उसमें तात्कालिक राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी थे। सर्वाधिक कार्यकाल देवी शंकर तिवारी का रहा है, न्यूनतम कार्यकाल पीएस यादव का रहा है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के ऐसे जो अध्यक्ष और सचिव दोनों रहे हैं, एनके बेरवा, प्रश्न पूछा गया है, एनके बेरवा, जो कि एनके बेरवा अध्यक्ष व सचिव दोनों रहे हैं, लेकिन पीएस यादव जो कि सबसे इनका कार्यकाल कम है, जबकि अधिकतम कार्यकाल देवी शंकर तिवारी का है और अध्यक्ष और सचिव एनके बेरवा। फैक्ट वाले क्वेश्चन है जो आप देख सकते हैं। आगे देखिए, अब तक देखिए कुछ महिलाओं के बारे में देख लेते हैं। अब तक 7 महिलाएं रह चुकी हैं आरपीएससी के अंदर, 7 महिलाएं रह चुकी हैं। एक भी महिला अध्यक्ष नहीं बनी है भाई, एक भी महिला अध्यक्ष नहीं बनी है। राजस्थान की ऐसी जो महिला जो आरपीएससी के अंदर, आरपीएससी और यूपीएससी दोनों की सदस्य रही है, वो है एक तो कांता खतोरिया और एक प्रकाशवती शर्मा। कौन है? कांता खतोरिया और प्रकाशवती शर्मा। अभी तक आरपीएससी के अंदर 7 महिलाएं हैं, सदस्य रही हैं, एक भी अध्यक्ष नहीं रही है। उसके अलावा कांता खतोरिया और प्रकाशवती शर्मा जो कि आरपीएससी है और यूपीएससी के अंदर सदस्य रह चुकी है, सदस्य है भाई, अध्यक्ष नहीं है। राजस्थान राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष भी कांता खतोरिया रह चुकी है भाई। कौन रह चुकी है? कांता खतोरिया रह चुकी है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। कांता खतोरिया राजस्थान राज्य महिला आयोग की सदस्य प्रथम अध्यक्ष रह चुकी है। अब देखिए, कांता खतोरिया, कमला भेल, प्रकाशवती शर्मा, दिव्या सिंह, राजकुमारी गुजर, संगीता आर्य और मंजू शर्मा। संगीता आर्य अभी भी है वर्तमान में, मंजू शर्मा अभी इन्होंने त्याग पत्र दिया था, ये आपको पता होगा, तो ये आप ध्यान रखिएगा। संगीता आर्य अभी वर्तमान में भी है और मंजू शर्मा ने अभी वर्तमान में त्याग पत्र भी दिया था। चलिए अगला चलते हैं। तो भाई आरपीएससी कंप्लीट हो चुका है, अब अपना है राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग। चलते हैं इस टॉपिक पर। अभी फिर से बोल रहा हूं, अभी भी अगर आप में से कोई भी नया विद्यार्थी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो भी क्लासें आपको मिल रही हैं उन क्लासों का भरपूर फायदा उठाएगा। करंट से संबंधित, पॉलिटी से संबंधित, इंडिया जीके या फिर राजस्थान जीके से संबंधित जितनी भी क्लासें उपलब्ध हो रही है उन क्लासों को आप भरपूर फायदा उठाएगा। इस चैनल पर आप अपने मित्रों तक इस लेक्चर को शेयर कीजिएगा और अपने साथियों को यहाँ पर, पढ़ने वाले विद्यार्थियों को यहाँ पर जोड़ सकते हैं आप, जोड़ना चाहे तो, है ना, चलेगा। और बेल आइकन को जरूर दबा दें जिससे कि भर्ती से संबंधित आने वाला नोटिफिकेशन और जो भी क्लासें आएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जानकारी मिले। देखिए, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग कौन सा अधिनियम के तहत इसकी स्थापना होती है? 1993 का अधिनियम है भाई। क्या है? साविधिक वैधानिक दोनों है। साविधिक वैधानिक, इसका मतलब इसको विधि बनाई गई है, एक विधि के द्वारा इसकी स्थापना की गई है, विधि के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। इसका कानून, इसका अनुच्छेद के अंदर वर्णन नहीं कर रखा है। ये एक सलाहकारी है, परामर्श का निकाय, ठीक है। गठन कब किया गया? 18 जनवरी 1999 को इसका गठन कर दिया गया था। 18 जनवरी 1999 को इसका गठन, कितने? 1+4, वर्तमान में 1+4 है। धारा कौन सी? देखिए, धारा 21 के तहत, धारा 21 के तहत 1+4 सदस्य हैं धारा 21 के तहत। कार्य कब प्रारंभ किया? देखिए, गठन इसका यहां पर हो गया, लेकिन कार्य इन्होंने 23 मार्च 2000 को कार्य प्रारंभ किया। 18 जनवरी 1999 को इसकी गठन हो गया था, लेकिन 23 मार्च 2000 को इन्होंने कार्य अपना प्रारंभ कर दिया। 23 मार्च 2000 को। मुख्यालय जयपुर के अंदर है। बहु सदस्य हैं, एक अध्यक्ष, 2 सदस्य हैं।
2006 में संशोधन के बाद, सॉरी मैंने अभी यहां पर बता दिया था 1+4 ये पहले थे, वर्तमान के अंदर जो है वो 1+2 ही है भाई 2006 के बाद में। देखिए ये 2006 से पहले का ढांचा था ये 1+4, लेकिन वर्तमान में 1+2। एक बार वापस सुन लीजिएगा, मैंने अभी बता दिया था 1+4 वो 1+4 2006 से पहले का है, लेकिन वर्तमान में 1+2 है भाई। कितना है? 1+2। एक मुख्य है, एक मुखिया है जो कि 2 अन्य सदस्य है। ठीक है, वर्तमान में 1+2 है, ये 2006 से पहले का था, ये 2006 के बाद में, अब वर्तमान में ये है 1+2। चलेगा, अब आगे चलते हैं। तो तारीख क्या क्या याद रखना? 18 जनवरी 1999 गठन, 23 मार्च 2000 से कार्य प्रारंभ। एक तो ये चीज रखनी। एक 1+2 है, साविधिक है, वैधानिक है। यह एक संवैधानिक नहीं है, क्योंकि विधि के द्वारा 1993 का अधिनियम है, उस विधि के द्वारा ही इन्होंने इसका स्थापना हुई है, तो इसके लिए साविधिक या वैधानिक बोल सकते हैं आप। 2006 के बाद में इसकी 1+2 है, 1+2 है भाई, ध्यान रखिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि अभी मैंने कुछ बोल दिया था, तो ये 2006 से पहले का है। ठीक है, चलेगा। योग्यता क्या होनी चाहिए भैया, किसको बनाया जा सकता है? तो ध्यान रखना, उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या फिर अन्य न्यायाधीश 2019 के संशोधन के बाद। देखिए, मुख्य उच्च न्यायालय का, किसका? हाई कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। देखिए, हाई कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को भी बनाया जा सकता है या फिर अन्य न्यायाधीश को भी इसका बनाया जा सकता है अध्यक्ष। लेकिन सदस्य की योग्यता क्या है? एक सदस्य तो उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त या फिर वर्तमान न्यायाधीश या फिर जिला न्यायालय का सेवानिवृत्त या फिर वर्तमान न्यायाधीश हो सकता है। यह बोल रहा है एक सदस्य तो ऐसा हो सकता है कि या तो फिर उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो जाए, या फिर वर्तमान न्यायाधीश, या फिर जिला न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश। तो ये इनमें से कोई भी होगा, या फिर वर्तमान न्यायाधीश तो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वहां पर देखिए, उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या फिर अन्य न्यायाधीश होते तो भी बना जा सकता है। मुख्य जो योग्यता है वो अध्यक्ष की। ठीक है, और एक दूसरी जो शर्त है, दूसरे जो सदस्य की शर्त है, एक सदस्य मानवाधिकारों का विशेषज्ञ होना चाहिए। एक तो हम न्यायाधीश बना देंगे, चाहे हाई कोर्ट के अंदर वर्तमान में है, चाहे सेवानिवृत्त हो चुका है, चाहे जिला न्यायालय में है, चाहे भाई आप इसका किसमें लिख रखा है सेवानिवृत्त, ठीक है, तो उसको बना दिया जाएगा। लेकिन एक आपको मानव अधिकार आयोग का विशेषज्ञ भी होना चाहिए। ठीक है, नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति धारा 22 के तहत राज्यपाल करेंगे। स्थापना धारा 21 है, नियुक्ति धारा 22 है, राज्यपाल करेंगे। समिति बनेगी भाई साहब, एक समिति बनेगी। उस समिति के अंदर कितने सदस्य हैं? 6 सदस्य हैं। सबसे इंपोर्टेंट ध्यान रखना, मुख्यमंत्री अध्यक्ष होगा, गृह मंत्री, यही इंपोर्टेंट है भाई, गृह मंत्री होता है इसके अंदर। विधानसभा अध्यक्ष भी होता है, विधानसभा का विपक्ष का नेता भी होता है, विधान परिषद का सभापति, विधान परिषद का विपक्ष का नेता, है ना, विधान परिषद का विपक्ष का नेता बोल सकते हो आप, है ना, विपक्ष नेता बोल सकते हो, विपक्ष। ठीक है, तो विधान परिषद का सभापति, उपसभापति या फिर नेता विपक्ष का। अब वैसे इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि गृह मंत्री इसके अंदर 6 सदस्य समिति है। देखिए, हमने पढ़ लिया है नियुक्ति राज्यपाल करता है। अब देखिए इनका कार्यकाल कितना होता है? 570। अभी हम पढ़ के आए थे 662 आरपीएससी का, 565 निर्वाचन आयोग का, है ना, ये तो हम पढ़ के आ रहे हैं ना अभी। 565 अभी आया, देखिए 570, यह है मानव अधिकार आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोग। 2019 के संशोधन के बाद देखिए 570 नहीं है, मैंने ये बता दिया पहले वाले का। 2019 से पहले 570 था, लेकिन वर्तमान में 370 है भैया। ठीक है ना, और ये ध्यान रखना 370 है ना, ये 370 राज्य मानवाधिकार आयोग के में भी 370 है और केंद्र वाले में भी 370 है। और अगर पहले का पूछ ले भाई, आजकल स्टेटमेंट वाले प्रश्न आ रहे हैं, तो वो पूछ ले कि 2019 से पहले राज्य मानवाधिकार आयोग में जो सदस्यों का कार्यकाल है था वो 570 था, एकदम सही है। 2000 देखिए, ये तो है 3 वर्ष 70 वर्ष, 3 वर्ष 70 वर्ष, ये तो है वर्तमान का। 2019 के संशोधन के बाद ये है, लेकिन उससे पूर्व 570 था, तो दोनों याद रखना आपको। 370 भी याद होना चाहिए कि वर्तमान में 370 है, उससे पहले 570 था। 2019 के संशोधन के बाद अध्यक्ष सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र है भाई, पुनर्नियुक्ति के पात्र है।
त्याग पत्र भी राज्यपाल को। हटाने की प्रक्रिया राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद कदाचार, अक्षमता, दिवालिया, चित्तवत, ये पूरे के पूरे दे रखा है। अब वैसे राष्ट्रपति ही इसको हटा सकता है। देखिए हम कुछ चीजें पढ़ी है। एक तो राज्य निर्वाचन आयोग, आरपीएससी, राज्य मानवाधिकार आयोग, इन तीनों के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल जरूर करता है। त्याग पत्र राज्यपाल को दे रहा है, लेकिन इनको तीनों के हटाने का जो प्रोसेस कौन काम रहे हैं? राष्ट्रपति। तीनों को हटाने का राष्ट्रपति ही हटा रहे हैं, ठीक है। सेवा शर्तें राज्य सरकार, इंपॉर्टेंट है भाई। सेवा शर्तें इनकी कौन तय कर रहा है? राज्य सरकार तय कर रही है। राज्य सरकार उन दोनों की, अभी हम पढ़ के आए थे, उन दोनों की सेवा शर्तें या संख्या वगैरह सेवा शर्तें निर्धारित कौन कर रहा था? राज्यपाल तय कर रहा था। राज्यपाल तय कर रहा था किस किस में? राज्य निर्वाचन आयोग में और आरपीएससी के अंदर, और राज्य वित्त आयोग ना, उसके अंदर राज्य सरकार, राज्यपाल निर्वाचित कर रहा था, लेकिन यहां पर राज्य सरकार। वेतन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान एवं सदस्यों को उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, ठीक है, 2.5 लाख और 2.25। रिपोर्ट राज्यपाल को देगा, यह भी रिपोर्ट अपनी राज्यपाल को ही देंगे। राज्य निर्वाचन आयोग राज्यपाल, नहीं, राज्य वित्त आयोग राज्यपाल, आरपीएससी राज्यपाल, राज्य मानवाधिकार आयोग राज्यपाल। 1 वर्ष से पुराने मामलों की जांच नहीं करता है और स्वयं की जांच एजेंसी है भाई, इनकी स्वयं की जांच एजेंसी है ना? स्वयं की जांच एजेंसी भी है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना भाई, रिपोर्ट राज्यपाल के पास एक राज्य वित्त आयोग की आती है, आरपीसी की आती है और राज्य मानवाधिकार की आयोग की है, ठीक है। ये तीनों रिपोर्ट इनके पास आती है। उसके अलावा जो इनका हटाने का प्रोसेस है, इनका राज्य सरकार, राष्ट्रपति करता है तीनों का। कॉमन क्या चीज है? तीनों की रिपोर्ट राज्यपाल के पास, और तीनों को हटाता है और तीनों को नियुक्ति है वो राज्यपाल। लेकिन अब देखो, तीनों को देखिए नियुक्ति और तीनों का त्याग पत्र या फिर निलंबन है वो राज्यपाल है, लेकिन हटाने का तीनों का कार्य कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो ये पता होना चाहिए। आज के लिए इतना भाई काफी है। अब सोचते हैं अगला एक क्लास और लेके आ जाए भाई, ठीक है ना, नहीं तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। और अब मुझे कमेंट करके आप बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लगी, अगली क्लास लानी चाहिए या नहीं लानी चाहिए, उसके बारे में भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको ये क्लास कैसी लगी एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने मित्रों तक इस क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि उनको भी फायदा मिल सके। और अभी भी इस चैनल पर आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन, भर्ती से संबंधित आने वाला नोटिफिकेशन, जो भी क्लास अपलोड होगी सबसे पहले आपको प्राप्त हो, जिसका नोटिफिकेशन, इसके लिए आपको बेल आइकन दबाना होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके ये क्लास आपको कैसी लगी, इसका अगला भाग लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, इसके बारे में आप कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे कि मैं आपको अगली क्लास और लेके आऊं। एक कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस क्लास को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कमेंट अच्छे मिले तो अगली क्लास जरूर लेके आएंगे उसकी, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास पूरी देखने के लिए आपका ऐसे ही हमारे साथ सपोर्ट और सहयोग बना रहे, ऐसी अपेक्षा हम करते हैं आपके। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, है ना।